खत्म करने की जिम्मेदारी सारी कंट्रीज की है, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं होगी। इंसानों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? दुनिया में 30 करोड़ के करीब इंडिजीनियस पीपल हैं जो किसी भी इलाके के वहां के नेटिव लोग हैं और वो वहां पर रहते आ रहे हैं। और ये कौन कौन से रीजन में है? हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम क्या करोगे, तुम अर्थ को बचाओगे। जिन्होंने ज्यादा खराब किया है, बोले तो ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज, बोले तो अमीर कंट्रीज, बोले तो डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के इस क्लास के अंदर। हम लोग बात कर रहे हैं अपनी क्लास 12th के प्यारे साथियों के साथ, और अपनी क्लास 12th के प्यारे प्यारे साथियों के साथ बातचीत करते हुए ये जो हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इसके अंदर मौजूद हमारा एक और जो बहुत ही जबरदस्त सा चैप्टर है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करने के लिए आप सभी के साथ यहां पर मौजूद हैं। जी हाँ, हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो आपके सामने यहां पर लिखा ही हुआ है, और हमारा जो ये चैप्टर है बेटा, इसको बोला जा रहा है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और इस चैप्टर की आपके बुक के अंदर लिखे हुए हर एक वर्ड को, उसके अंदर लिखी हुई हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, और उसके हर एक मीनिंग को हम लोग आप सभी के साथ यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, और इसका ये हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का हमारा एक बहुत ही जबरदस्त सेशन आ चुका है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की इस क्लास के अंदर। अगर हम लोग यहां पर बात करें दोस्तों, हमारा जो ये चैप्टर हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलता है वो स्टार्ट होता है एक प्यारी सी इमेज के साथ, या फिर इस प्यारे से पिक्चर के साथ। और अगर आप लोग इस प्यारी सी पिक्चर को देखते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर ना 1992 के अंदर हमें अर्थ समिट होती हुई देखने को मिल रही है। अब ये अर्थ समिट क्या है कि 1992 के अंदर जो हमारा दुनिया है, या फिर जो हमारी दुनिया का एनवायरमेंट है वो एक तरीके से हमें खराब होता हुआ दिखता है, और दुनिया भर के जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं वो एक तरीके से रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील का एक शहर है, वहां पर मिलते हैं और अर्थ समिट करते हैं। और इसके अंदर, इस अर्थ समिट के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज है ना उस पर डिस्कशन किया जाता है, और ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो दुनिया भर की जो पॉलिटिक्स है ना उसमें एनवायरमेंट पर बात होती है कि एक तरीके से जो हमारे एनवायरमेंट है, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारा एक तरीके से जो रिवर है ना, उनको हमें बचाने की जरूरत है, और हमें अपने रिसोर्सेस को बहुत ही संभाल कर चलना है ना। इस बात को हम लोग यहां पर देखते हैं। अब सबसे पहले इस पिक्चर को तो हमने यहां पर देखा, उस पिक्चर के अंदर बेसिकली हमें अर्थ समिट, और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे आसपास अलग अलग तरीके के ट्रीज रही हैं उनको किस तरीके से बचाना है, वो इस पिक्चर के अंदर हमें डिपिक्ट होता हुआ देखने को मिला। आखिर इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग क्या है, या फिर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी, या फिर क्या क्या चीजें हम लोग जानेंगे, एक बार उसको हम लोग यहां पर क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं, दिस चैप्टर एग्जामिन्स द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट। के इस चैप्टर के अंदर ना हमें बेसिकली ये देखने को मिलेगा कि जो एनवायरमेंट है, जो हमारे आसपास का पूरा माहौल है ना, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा खराब होने लग गया है। और इसीलिए हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हमारी जितनी भी जरूरतें हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, वो हमारे एनवायरमेंट से ही आते हैं। और अब इस चैप्टर के अंदर हमें यह जानने को मिलेगा कि जितने भी हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, वो हमें एनवायरमेंट के अराउंड होती हुई देखने को मिल रही है। अच्छा, इट एनालिसिस इन कॉम्पिटिटिव परस्पेक्टिव सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे कि दुनिया भर में ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारे मूवमेंट्स हुए हैं, या फिर जिनको हम लोग आंदोलन कहते हैं, प्रोटेस्ट कहते हैं, वो होते हैं। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि अलग अलग कंट्रीज, ना ही सिर्फ भारत की, बल्कि हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, या फिर हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करते हैं, यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट या फिर मूवमेंट्स करते हैं। उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इसी चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि 1960s, जी हां, ध्यान से सुनिएगा, साल 1960, ये जो हमारा एक टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, इसी टाइम पीरियड से दुनिया भर के अंदर एनवायरमेंट को लेकर जितनी भी सीरियसनेस थी वो हमें आती हुई देखने को मिलती है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो लीडर्स हैं ना, वो एनवायरमेंट पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। और 1960s के बाद हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक तरीके का एक नया नोशन क्या है कि एक तरीके की नई अंडरस्टैंडिंग या फिर हमें खोज आती हुई देखने को मिलती है, जिसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की बातचीत होती है। ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या है उनको समझेंगे, और उसी के साथ साथ फिर हम लोग ग्लोबल कम्यून्स क्या होते हैं, है ना, उनको भी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आपके साथ अपने इस चैप्टर के अंदर और भी चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे हमें यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया एनवायरमेंट को लेकर किस तरीके का स्टैंड लेता है, भारत एनवायरमेंट पर किस तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग को पेश करता है, वो हम लोग जानेंगे। और उसी के साथ साथ फिर हमें यह देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो हमारी जियो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ कि आज के टाइम पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जो अपने रिलेशंस को बनाती है ना,
वो रिसोर्सेस को हासिल करने के लिए ही है ना। आज की जो हमारी दुनिया है उसके अंदर जो रिलेशंस बनाए जा रहे हैं या फिर जो रिलेशंस खराब हो रहे हैं वो रिसोर्सेस की वजह से ही है। और कैसे रिसोर्सेस की वजह से अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेशंस को बनाती हैं उनको हम लोग जानेंगे। और उसी के साथ साथ लोगों की क्या वॉइसेस रही हैं, यानी कि हमें देखने को मिलेगा कि हमें एक वर्ड आता हुआ देखने को मिलता है जिसे हम लोग जानते हैं इंडिजीनियस पीपल के नाम से। अब ये इंडिजीनियस पीपल कौन है? इंडिजीनियस पीपल मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसे हिंदी में देखते हैं तो इसका मतलब होता है मूल निवासी, या फिर अगर हम लोग जनरल टर्म में कहें तो उसे बोला जाता है नेटिव पीपल। जो लोग किसी इलाके में हजारों साल से रहते आ रहे हैं उसी को नेटिव पीपल या फिर इंडिजीनियस पीपल कहा जाता है। हमारे भारत के अंदर जो हमारे शेड्यूल ट्राइब यानी कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं वो भारत के मूल निवासी हैं। हमारे इन शेड्यूल ट्राइब भाई की जो पूरी की पूरी स्टोरी रही है या फिर दुनिया भर के अंदर जो इंडिजीनियस लोग रहे हैं उनकी क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनकी क्या क्या डिफिकल्टीज हैं और वो कैसे अपने डिफिकल्टीज से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हमें उन सारी बातों को जानने का मौका मिलेगा। तो भैया ये था हमारे चैप्टर का एक क्विक ओवरव्यू यानी कि इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश कर दिया गया है। एंड हियर वी आर स्टार्टिंग। ठीक है जी, स्टार्ट कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर देखने को मिलता है, हमें यहां पर क्या बात देखने को मिल रही है बेटा? हमें यहां पर देखने को मिल रहा है एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इन दिस बुक वी हैव डिस्कस्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन वेरी फर्मली लिमिटेड सेंसेस। तो अगर हमने देखा दोस्तों, हमारा जो ये सब्जेक्ट है जिसको आप लोगों ने ऑप्ट कर रखा है और जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका नाम है पॉलिटिकल साइंस यानी कि हिंदी के अंदर बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। और जब भी हम लोग लार्जली पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच हुई वॉर्स के बारे में, या फिर अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ट्रीटीज हुई हैं, है ना, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से कैसे रिलेशंस बना रही है इंटरनेशनल लेवल पर, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। या फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कोई भी जो कंट्री है उसकी जो पावर है वो कैसे हमें डिक्लाइन होते हुए दिखती है, या फिर जो अलग अलग कंट्रीज के रिलेशंस हमें बनते हुए दिखते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट होती है ना, उनके काम करने की क्या क्या तरीके रहे उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। लेकिन आप सभी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है, सर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस और यहां पर हम लोग एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट पॉलिटिकल साइंस के साथ कैसे एसोसिएटेड है? एनवायरमेंट एक अलग टॉपिक है, एनवायरमेंट एक अलग पूरा का पूरा आप देखते हैं दोस्तों की डायमेंशन है, और पॉलिटिकल साइंस के साथ ये जुड़ता हुआ हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, हमें देखने को मिलता है कि इन चैप्टर 5 we have expanded the scope of world politics to include issues like poverty and epidemic। हम लोगों ने चैप्टर 5 के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस वाला हमारा चैप्टर रहा था उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था और ये देखा था दोस्तों कि सिर्फ जो हमारी पॉलिटिक्स है या फिर जो हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर को संभालने के लिए, या फिर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक तरीके से ट्रीटीज या फिर अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाए, इस पर नहीं है। कंट्रीज को दुनिया के अंदर मौजूद जो गरीबी है उसे खत्म करने की जरूरत है, और उसी के साथ साथ जो बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, जो एपिडेमिक्स आते हैं, जो महामारियां आती हैं, जैसे कोविड हमें आता हुआ देखने को मिला, इसको भी हमें रोकने की जरूरत है। दैट मे नॉट हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप टू टेक, फॉर वी ऑल थिंक दैट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दिस। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, लार्जली सबका यही मानना है कि हर एक कंट्री की एक अपनी गवर्नमेंट होती है और हर एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाए। भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है ना। जापान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जापान की है, पाकिस्तान को डुबाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। हमने ये देखा है ना, हमने यहीं पर ये देखा दोस्तों कि हर एक कंट्री एक तरीके से अपनी गवर्नमेंट के जरिए ही चलती है और हर गवर्नमेंट अपने देश को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। In that sense, the fall within the scope of world politics now consider some other issues. Do you think that they may, do you think that they fall within the scope of contemporary world politics? तो अगर देखा जाए, हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश को आगे बढ़ाए, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे इश्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं जो किसी एक गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। कुछ ऐसे हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब क्या है कि इन करंट टाइम यानी कि आज के टाइम पर हमारे सामने बहुत सारे ऐसे इश्यूज या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं जो किसी एक की गवर्नमेंट के, है ना, सॉल्व को एक गवर्नमेंट के जरिए उनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। कि सिर्फ भारत सरकार अगर उन इश्यूज को सॉल्व करना चाहे तो हम लोग उन परेशानियों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या है वो इश्यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, हमें देखने को मिलता है दोस्तों क्या, अगर हम लोग देखें कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, कल्टिवेबल एरिया इज बेयरली एक्सपेंडिंग एनी मोर एंड अ सस्टेनेबल पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी। तो एक तरीके से हमें देखने को मिला कि दुनिया में बड़े लेवल पर हमें यह देखने को मिलता है दोस्तों कि जितने भी हमारे जंगल हैं या फिर जितने भी हमारे फॉरेस्ट है हम उनको काट रहे हैं, और फॉरेस्ट को काटकर हम लोग एक तरीके से कल्टिवेबल जो हमारा लैंड है यानी कि जो हमारे खेत हैं, खेत खलिहान है, उनको हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं।
देखो हम लोग खेतों को स्टैब्लिश तो कर रहे हैं, हम लोग एक तरीके से अपने खाने पीने के लिए खेतों को तो बना रहे हैं, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि जितने भी हमारे खेत हैं ना, उनकी पावर कहीं ना कहीं कम हो रही है, या फिर जो उनकी फर्टाइल करने की शक्ति थी ना, वो भी हमें खत्म होती हुई दिख रही है। तो पहले हम लोग जंगलों को खत्म कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जितना भी हमारा ये एग्रीकल्चर लैंड हम बना रहे हैं, यह फर्टाइल नहीं कर रहा, इसकी जो पावर है ये खत्म हो रही है। Grassland have been overgrazed and fishes over harvested. Water bodies have been suffered extensively. Depletion and pollution. Severely restricting. तो अगर देखा जाए कि हम लोगों ने एक तरीके से जंगलों को काटकर खेतों को बनाया, हमने खेत तो बना दिए, लेकिन इन खेतों के अंदर धीरे धीरे जब हमने हार्वेस्ट करना शुरू किया, यानी कि फार्मिंग करनी शुरू करी, तो इससे हमारी जमीन की जो पावर है वो हम लोग खत्म होते हुए देखते हैं। दूसरी बड़ी परेशानी हमें देखने को मिलती है, जो हमारे ग्रासलैंड है, जो हमारे घास के मैदान है, उसके अंदर हमने अपने जानवरों को छोड़ दिया, और उन जानवरों ने उन घास के मैदानों को बिल्कुल खत्म कर दिया, सपाट कर दिया। और अब हमारे पास एक तरीके से जो एक ग्रासलैंड हुआ करते, जो हमारे पास घास के मैदान थे, वो बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। उसी के साथ साथ हमने अपने पानी को भी खराब कर दिया है। हमारे ज्यादातर जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे हमारे ओशन हो, चाहे हमारे रिवर्स हो, या फिर हमारे पॉन्ड्स हो, आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि इनके अंदर हमने कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि जो हमारा पॉल्यूटेड वाटर है, वो डाल दिया है। और इसकी वजह से जो हमारे पानी के अंदर रहने वाले हमारी बहुत सारी आपको दिखता है दोस्तों कि फिशेज हैं, वो बहुत ज्यादा हमें परेशान होती हुई देखने को मिलती हैं, या फिर उनकी जान पर भी बहुत बड़ा हमें सवाल आता हुआ दिखता है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016, तो 2016 की एक रिपोर्ट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसके अंदर ये बोला जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूएनडीपी के जरिए लॉन्च की गई है, 663 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो एक्सेस ऑफ सेफ वाटर एंड 2.4 बिलियन हैव नो एक्सेस ऑफ सैनिटेशन। तो ये बहुत बड़ा नंबर यहां पर हमारे सामने आया है, और ये जो डेटा हमारे सामने पेश किया जा रहा है, ये लगभग 9-10 साल पुराना है। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों कि साल 2025 चल रहा है, और हम लोग यहां पर साल 2016 की बात यहां पर लार्जली कर रहे हैं, और हमें यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि एक तरीके से 2016 की जो ये रिपोर्ट हमें आती हुई देखने को मिलती है, दुनिया में बहुत सारी जो हमारी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जो हमारी गरीब कंट्रीज हैं, जो हमारी पुअर कंट्रीज हैं, वहां पर पानी की कमी हमें देखने को मिल रही है। और बहुत बड़े लेवल पर ना 663 मिलियन पीपल जो लोग हैं दोस्तों, आप देखते हैं दोस्तों कि उनके पास साफ पानी, पीने वाला पानी नहीं है। और उसी के साथ साथ सैनिटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि उनके घर से पानी की निकासी सही तरीके से हो सके, घर के बाहर नालियां मौजूद हों, पानी का सही तरीके से हम देखते हैं दोस्तों कि सैनिटाइजेशन हो सके, वो अवेलेबल हमें देखने को नहीं मिलता, रिजल्टिंग इन मोर दैट। और इसी वजह से दोस्तों कि पानी प्रॉपर नहीं है, और पानी को हम लोग सही तरीके से निकलते हुए नहीं देखते, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। पानी एक जगह पर स्टक हो जाता है, जिससे हमें अलग अलग तरीके की डिजीजेस पैदा होते हुए दिखती हैं, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, इस तरीके की परेशानियां आती हैं, जिससे लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स हमें अलग अलग कंट्रीज में होते हुए देखने को मिलती हैं, और जिसमें ज्यादातर जो चिल्ड्रन है, यानी कि जो बच्चे हैं ना, उनकी डेथ होती है। नेचुरल फॉरेस्ट विद है ना, नेचुरल फॉरेस्ट विच help stabilize the climate, moderate water supplies and harbor a majority of plants biodiversity on land on being cut down and more people are being displaced। तो यहां पर हमने देखा कि एक तरीके से हमने डेवलपमेंट के नाम पर ना अपने जो हमारे फॉरेस्ट है उनको बड़े लेवल पर काट डाला है। और यहां पर यह भी ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि जो हमारे ये जंगल हैं, इनसे हमें लार्जली दो चीजें होती हुई देखने को मिलती हैं। इंसानों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और हमारा जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो हमारे जंगलों से ही या फिर हमारे फॉरेस्ट से ही हमें होता हुआ देखने को मिलता है। इंसानों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? इंसानों को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, और जंगलों की अवेलेबिलिटी होने की वजह से ही जो बादल होते हैं, जो हमारे एक तरीके से क्लाउड्स होते हैं, वो आकर्षित होते हैं। जितने ज्यादा हमारे पास हरियाली होगी, जितनी ज्यादा हमारे पास ग्रीनरी होगी, जितनी ज्यादा हमारे पास फॉरेस्ट होंगे, उतना ज्यादा हम लोग बारिश के प्रोबेबिलिटी देखते हैं या फिर चांसेस देखते हैं। तो जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों के काटने से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और उसी के साथ साथ जंगलों के काटे जाने से ना हमें पानी की कमी भी होती हुई दिखती है। जो हमारा रेन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो रहा है। और इसी के साथ साथ जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, कि इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर हर एक चीज का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सेट किया गया है। आपका, मेरा, हम सभी का इस दुनिया के अंदर होना, हम सभी इस दुनिया के अंदर एक फूड चेन को फॉलो करते हैं। अगर हम लोग जंगलों को खत्म कर रहे हैं, तो जंगलों के अंदर मौजूद जो हमारे अलग अलग एनिमल्स हैं या फिर जो जानवर हैं वो खत्म हो रहे हैं, और इससे जो हमारी अर्थ का बैलेंस है वो बहुत ज्यादा, आप देखते हैं दोस्तों, कि खराब हो रहा है, जो आपके और हमारे, हम सभी के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हमें देखने को मिलता है ना। और इससे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि हमने एक तरीके से डिस्ट्रक्शन मचाया, यानी कि तबाही मचाई है, और जो जानवरों के हैबिटाट यानी कि उनके घर हैं उनको तबाह किया है, और बहुत सारी जो स्पीशीज है ना उनको हमने बर्बाद ही कर दिया या फिर बिल्कुल इंस्टेंट कर दिया है।
अ स्टेडी डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन, कि भैया एक और बड़ी परेशानी जो हमारे सामने हमें आती हुई दिखती है वो है कि जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर एक लेयर है जिसे हम लोग ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, और इस ओजोन लेयर के अंदर ना हमें बहुत सारे होल्स होते हुए देखने को मिलते हैं। एक गैस है जिसे बोला जाता है CFC, फुल फॉर्म क्या है बेटा, इसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रिज यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर, आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे जो आपको पाइप्स देखने को मिलते हैं उसी के अंदर एक गैस होती है जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। अगर ये गैस सीधे लीक हो जाती है तो ये जाती है आपके एनवायरनमेंट में, और हमारी अर्थ अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों तो हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है भैया, कि जैसे मान लीजिए भैया ये है हमारी पूरी की पूरी अर्थ, और इस अर्थ के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कि इस हमारी अर्थ के ऊपर हमें एक तरीके से ना एक लेयरिंग देखने को मिलती है। क्या है भैया, कि एक लेयरिंग हमें देखने को मिलती है। ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर हमारी एक लेयरिंग है, ये है हमारा ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर सूरज से आने वाली, ये जो हमारा सन है, सन से आने वाली जो हमारी यूवी रेज है ना, उससे हमें बचाता है। लेकिन भैया हम लोग CFC गैसों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस CFC गैसों की वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है इसमें होल हो रहे हैं, और इन होल से ये जो यूवी रेज हैं वो सीधी हमारी अर्थ के अंदर एंट्री कर रही है। सर इससे होगा क्या भाई, अगर ये यूवी रेज सीधे हमारे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के साथ मिल जाती है या फिर हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है, अगर मेरी बॉडी पर सीधे यूवी रे आ जाएगी तो भैया धीरे धीरे आप देखते हैं दोस्तों कि मेरी बॉडी के अंदर जो स्किन कैंसर होता है ना, वो डिजीज पैदा हो सकती है, विच इज वेरी 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 डेंजरस। तो यहां पर हमने देखा दोस्तों कि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें अब तक यहां पर डिस्कस की हैं जो बता रही हैं दोस्तों कि इंसानों के लिए ना, और इंसानों की हेल्थ के लिए जो हमारा ओजोन लेयर है और उसका जो होल हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हमें देखने को मिला। उसी के साथ साथ जो हमारी कोस्टल पॉपुलेशन है, बोले तो भैया कि हमारा जो समुद्र के आसपास का इलाका है वो भी हमने बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारे समुद्र हैं उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि हम लोग अपने जो पॉल्यूटेड चीजें होती हैं वो डालते हैं, और हमारा जो पूरा का पूरा ओशन हमें देखने को मिलता है या फिर जो हमारा कोस्टल रीजन देखने को मिलता है, समुद्र के आसपास का जो हमारा इलाका दिखता है, वो बहुत ज्यादा हमने खराब कर दिया है। अब बिकमिंग इंक्रीजली पॉल्यूटेड, हमें यही बात देखने को मिलती है दोस्तों कि जो हमारा ओशन है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हमें देखने को मिलता है, और उसके अंदर ना हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हमने उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा जो ओशन है वो खराब हो गया है। If unchecked intensive human settlements of coastal zones across the globe will lead to the further deterioration in the quality of marine environment, कि एक तरीके से ना हमने जो हमारे समुद्र के आसपास जो हमारा कोस्टल रीजन होता है वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर क्या किया है, इंक्रोचमेंट किया। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या है भैया, कब्जा कर लिया। इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश है, और एक तरीके से कैपिटलिज्म की वजह से हमें देखने को मिला दोस्तों कि कोस्टल एरिया है, समुद्र के पास है, तो वहां पर बहुत सारे होटल्स बनाए गए हैं, वहां पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज की गई हैं। अब जो होटल्स वहां पर बना दिए गए हैं जो नहीं होने चाहिए, उन होटल्स के अंदर जो मौजूद एक तरीके से आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि वहां का जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, खराब वाटर होता है ना, वहां से जो आपको सैनिटाइजेशन होता है वो सीधा समुद्र के अंदर जाता है, जिससे हम लोग अपने लार्ज लेवल पर जो हमारा कोस्टल एरिया है ना उसको हम लोग खराब कर चुके हैं। और एक तरीके से अब बचा ही क्या है, पेड़ हमने खराब कर दिए, हमने जंगलों को खत्म कर दिया, हमारी जमीन अब प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही है, हमने ओजोन लेयर के अंदर होल कर दिए हैं, हमने अपना पानी खराब कर रखा है नदियों का, हमने अपने ओशंस को खराब कर रखा है। तो भैया हम कर क्या रहे हैं, जी हां, हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं दोस्तों कि हम लोग अपनी अर्थ को खराब कर रहे हैं, अपनी आने वाली जनरेशंस को बहुत खराब जिंदगी दे रहे हैं। अब यहां तक कि जो हमारी बातें हैं उनको हमने यहां पर देखा। You might think, ask, we are not talking about here natural phenomena that should be studied in geography rather than political science। आपके दिमाग में सवाल आ सकते हैं सर ये जो टॉपिक्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, डोंट यू थिंक सो सर कि ये सारे के सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के होने चाहिए, या फिर आप देखते हैं दोस्तों कि ये हमारे कुछ और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होने चाहिए। यहां पर पॉलिटिकल साइंस के अंदर अपन लोग इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट की, और डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, डिसीजंस हमारे लीडर्स लेते हैं। इसीलिए हम लोग अपने इस बुक के अंदर इस चैप्टर को यहां पर देख रहे हैं। बट थिंक अबाउट इट अगेन, कि अगर आप ध्यान से सोचें, इफ द वेरियस गवर्नमेंट टेक स्टेप्स टू टेक एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, कि अगर दुनिया भर के अंदर हमारी जो अलग अलग सरकारें या फिर जो हमारी अलग अलग गवर्नमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, और वो एक तरीके से क्या करें दोस्तों कि जितने भी अब तक के हमने इश्यूज देखे हैं, है ना, और अगर ये सारी की सारी गवर्नमेंट्स मिलकर क्या करें दोस्तों कि इस पर मिलकर काम करेंगे ना, तभी एक तरीके से हम लोग इन परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। वरना अगर अकेली गवर्नमेंट, मान लो कि भैया भारत की सरकार को यह बात समझ में आ गई और हमारे देश की जो सरकार है
वो पेड़ों को बचाने की कोशिश कर रही है, हम लोग अपनी नदी को प्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने ओशन के आसपास के रीजन को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक तरीके से ओजोन को भी साफ और उसके अंदर जो होल है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सिर्फ एक सिंगल कंट्री ऐसा कर सकती है? नहीं, हमें दुनिया भर के अंदर कलेक्टिवली मिलकर चलना होगा। और इसीलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को यहां पर इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि भैया जब तक दुनिया भर के अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एनवायरमेंट पर हमें सीरियसनेस आती हुई नहीं दिखेगी ना, तो ये सारी की सारी परेशानियां बढ़ती रहेंगी और दुनिया का एनवायरनमेंट खराब होता रहेगा, दुनिया कहीं ना कहीं इसी तरीके से हमें बर्बाद होती हुई देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे। इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर पॉलिटिकल इन अदर डीपर सेंस, कि एक तरीके से एनवायरनमेंट और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारे ये रिसोर्सेज हैं ये पॉलिटिकल साइंस के ही टॉपिक्स हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट ही रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है और गवर्नमेंट ही एनवायरनमेंट को साफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। हमें देखने को मिला दोस्तों कि हु कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि भैया किसकी वजह से, है ना, हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो खराब होता है, और एनवायरमेंट अगर खराब हो रहा है तो कौन पे कर रहा है, उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? आप और हम ही तो अदा कर रहे हैं। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, कि भैया किसको इसको सही करने की जरूरत है। जिस शहर में मैं रहता हूं उसे भारत की राजधानी दिल्ली कहा जाता है। आप सभी लोग खबरों से बहुत ज्यादा अवेयर होंगे। आप देखते हैं दोस्तों कि जब भी सर्दी आती है, यानी कि जब भी विंटर का टाइम हमें आता हुआ देखने को मिलता है, विंटर इज कमिंग, क्या बात है, जीओटी आप देखते हैं दोस्तों कि जब भी हमारा विंटर हमें आता हुआ देखने को मिलता है तो हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर का आसपास का हिस्सा है या फिर जो हमारा स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। अब चाहे इसके पीछे कोई भी रिस्पॉन्सिबल रहा हो, कितनी भी तरीके की एक्टिविटीज रही हो, लेकिन इसमें सफर कौन कर रहा है? आप और हम। एवरी सिटीजन, एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज लिविंग नियर बाय दिल्ली एनसीआर सफर्स बिकॉज ऑफ दैट, है ना। जो भी इंसान दिल्ली आसपास क्या रह रहा है वो इस पूरे के पूरे खराब एनवायरमेंट की वजह से हमें सफर होता हुआ देखने को मिलता है। अब एक्शंस किसको लेने होंगे इसको लेकर यहीं पर हमें डिस्कशन करने को मिलता है। हु गेट्स टू यूज हाउ मच ऑफ नेशनल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, एक तरीके से यह भी सवाल हमारे सामने आएगा दोस्तों कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं दुनिया भर के अंदर उनको हम लोग किस किस तरीके से डिस्कस करेंगे और यूज करेंगे। ऑल दीज राइज इश्यूज ऑफ हु वाइडली हाउ मच पावर, कि एक तरीके से ये जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये गवर्नमेंट के जरिए और उनकी पावर के जरिए ही होगा। और इन सभी सवालों को हम लोग पॉलिटिकल क्वेश्चंस के तौर पर ही देखते हैं जो डीपली पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं। अच्छा, although environmental concerns have a long history, awareness of environmental consequences of economic growth acquired on increasingly political character of 1960s। तो हमें यह बात याद रखनी है कि दुनिया के अंदर एनवायरमेंट पर डिस्कशन हुआ करते थे। दुनिया भर के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो एनवायरमेंट पर कभी कभार बातचीत कर लिया करते थे कि भैया अब ना गर्मी बहुत ज्यादा गर्म पड़ने लग गई है, कि भैया अब ना सर्दी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लग गई है, कि सर्दी में अब सर्दी बहुत होती है, गर्मी में गर्मी बहुत पड़ती है। इस तरीके के डिस्कशन वर्ल्ड लेवल पर हुआ करते थे। लेकिन 1960s का हमें टाइम देखने को मिलता है दोस्तों क्या, कि 1960s वो ऐसा टाइम पीरियड है जब दुनिया भर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो वर्ल्ड लीडर थे ना उनको ये बात रियलाइज हो चुकी है। बहुत सारे जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट उन्होंने बताया कि भैया दुनिया को हमने खराब कर दिया है, दुनिया को हमने पोल्यूटेड कर दिया और हमें दुनिया को बचाने की जरूरत है। तो 1960s में सबसे पहले हम लोग अवेयर होते हैं, दुनिया भर के अलग अलग लीडर्स को इसके बारे में बताया जाता है कि दुनिया खराब हो चुकी है, हमने बहुत सारे एनवायरमेंट के अपने एस्पेक्ट्स को खराब कर दिया। इसके बाद हमें आता हुआ देखने को मिलता है द क्लब ऑफ रोम। अब ये क्लब ऑफ रोम क्या है भैया? द क्लब ऑफ रोम का मतलब क्या है दोस्तों कि एक तरीके से ना एक क्लब है, यानी कि बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत सारे जो पर्यावरण पर डिस्कशन करने वाले हमारे पर्यावरणविद हैं, हिंदी में बोला जाता है, जो एनवायरमेंट पर डिस्कशन करने वाले हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो एक तरीके से एक अपना ग्रुप बनाते हैं रोम इटली के एक शहर के अंदर। और ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि 1972 के अंदर यहां पर अपनी एक मीटिंग करते हैं और इसके अंदर ये जो क्लब ऑफ रोम बना है इसके अंदर एक बुक पब्लिश की जाती है जिसे बोला जाता है अ ग्लोबल, है ना। इसको ये लोग क्या बोलते हैं दोस्तों कि इसके अंदर एक बुक पब्लिश की जाती है जिसे हम लोग जानते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ। तो एक बुक पब्लिश की जा रही है क्लब ऑफ रोम के जरिए 1972 के अंदर, जिसको हम लोग लिमिट्स टू ग्रोथ के नाम से जानते हैं। अब इस लिमिट्स टू ग्रोथ के अंदर क्या बताया जाता है? इट्स लिमिट्स टू ग्रोथ के अंदर, बुक के अंदर बताया जाता है कि भैया हमने अर्थ के रिसोर्सेज का बहुत ही गलत तरीके से यूज किया है। हमने रैपिडली ग्रोथ के लिए क्या किया दोस्तों कि अपनी पूरी की पूरी अर्थ को पोल्यूटेड कर दिया है। और अगर हम अब भी नहीं जागे, अगर हमने अब भी अवेयरनेस नहीं दिखाई तो ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है या फिर जो हमारी इंसानियत है या फिर जो हमारे इंसानों का एग्जिस्टेंस है ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। 1972 के अंदर क्लब ऑफ रोम के इस रिपोर्ट के अंदर हमें यह बात आती हुई देखने को मिली। इंटरनेशनल एजेंसीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक प्रोग्राम बनाया जिसे हम लोग यूएनईपी के नाम से जानते हैं, बिगन होल्डिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और उसी के बाद से क्या हुआ दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस का ये जो यूएनईपी करके एक ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट आता हुआ दिखता है, यूनाइटेड नेशंस की एक सब्सिडरी है।
अब यूनाइटेड नेशंस और दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर थे इस पे कहीं ना कहीं सीरियस हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। और यूनाइटेड नेशंस का ये जो ग्रुप है एक तरीके से क्या करने लगता है दोस्तों कि अलग अलग तरीके से कॉन्फ्रेंस करता है और यहां पर प्रमोट किया जाता है कि हम इसके बारे में स्टडी करना शुरू करें और एक तरीके से दुनिया भर के जो अलग अलग देश है ना वो कोऑर्डिनेशन बिठाना शुरू करें और एनवायरमेंटल की जो हमारी प्रॉब्लम्स हमें आती हुई देखने को मिली है ना इन्हें हम लोग सब मिलकर सही करें। Since then, the environment has emerged a significant issue. और 1972 के बाद ये जो क्लब ऑफ रोम की हमारी रिपोर्ट आई है लिमिट्स टू ग्रोथ के बाद से, इसके बाद से ही दुनिया भर के जो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं वो सीरियसनेस दिखाना शुरू कर चुकी हैं। अब क्या हुआ? The growing focus on environmental issue within the area of global politics was firmly consolidated at United Nations Conference on Environmental and Development held in Rio। तो हमने यहां पर क्या देखा दोस्तों कि अभी एनवायरमेंट पर डिस्कशन होना शुरू हो गया है और इसी को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग हमारे सामने यहां पर हमें वर्ल्ड लेवल पर होती हुई देखने को मिल रही है। और इस मीटिंग को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं बेटा? इस मीटिंग को हम लोग जानते हैं किस नाम से बेटा? इस मीटिंग को हम लोग बोलते हैं क्या? इस मीटिंग को हम लोग अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। और ये मीटिंग कहां हो रही है? ये मीटिंग ब्राजील में हो रही है और ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, 1992 में यहां पर ये मीटिंग होती है। अगर हम लोग इस समिट की बात करते हैं या फिर हम लोग अगर इस मीटिंग की बात करते हैं, इस मीटिंग के अंदर दुनिया भर के 170 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दुनिया भर के 170 देशों के जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इस मीटिंग के अंदर बुलाए जाते हैं, वो सभी आते हैं। और उसी के साथ साथ आपको दुनिया भर के जो अलग अलग थाउजेंड्स के करीब जो एनजीओस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो और जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हमारी होती हैं, जो हमारी एमएनसीज होती हैं, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। सर ये सब लोग यहां पर बैठकर कर क्या रहे हैं? चाय पी रहे हैं, है ना, नमकीन खा रहे हैं? नहीं, यहां पर ये सारे के सारे जो अलग अलग कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स हैं, एनजीओज हैं, या फिर आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारे एमएनसीज के सीईओज हैं, ये यहां पर बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया हमने एनवायरमेंट को खराब कर दिया है। और 1992 की इस मीटिंग के अंदर ना एक चीज पर ये फोकस करते हैं। क्या ये जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं वो क्या है बेटा? यहां पर ये लोग बात कर रही हैं ब्रुटलैंड रिपोर्ट की। अभी ब्रुटलैंड रिपोर्ट क्या है? तो हुआ क्या था कि 1987 में, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा ये रियो समिट है या फिर जो हमारा अर्थ समिट है वो 1992 के अंदर हुआ है। इस अर्थ समिट के अंदर ना एक आइडिया हमें आता हुआ देखने को मिलता है और इस आइडिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस आइडिया को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबिलिटी। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है ये कहां से आया? तो रियो समिट के अंदर या फिर अर्थ समिट के अंदर 1992 के अंदर सस्टेनेबिलिटी पर डिस्कशन हो रहा है। और ये जो सस्टेनेबिलिटी है, ये जो सस्टेनेबल वर्ड है, इसका सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो 1987 के अंदर ब्रुटलैंड रिपोर्ट के अंदर हुआ। ब्रुटलैंड रिपोर्ट क्या है कि भैया नॉर्वे के एक पीएम हुआ करते थे मिस्टर ब्रुटलैंड, उन्हीं का एक ग्रुप था जो 1987 के अंदर डिस्कशन करता है और इसी को हम लोग ब्रुटलैंड कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो 1987 के अंदर ये जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट या फिर जो ब्रुटलैंड कमीशन है, कुछ अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं 1987 के अंदर बैठते हैं। इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं जो एनवायरमेंट पर डिस्कशन करते हैं और यहां पर ये लोग बैठकर बात करते हैं कि भैया हाँ हमने दुनिया को खराब किया है, हाँ हमने दुनिया को पोल्यूटेड किया है, हाँ हमने दुनिया के रिसोर्सेज का मिसयूज किया है। और इसी रिपोर्ट के अंदर, है ना, इसी मीटिंग के अंदर, ब्रुटलैंड कमीशन की हमारी जो मीटिंग है इसके अंदर एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं आवर कॉमन फ्यूचर। और इस आवर कॉमन फ्यूचर के अंदर बोला जाता है कि भैया हमने ना दुनिया के अंदर जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे उनका मिसयूज किया है, हमने अपनी ग्रोथ के लिए अपने जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको सस्टेनेबली यूज नहीं किया। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। मतलब कि जो हमारे पास अभी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का हमें बहुत ही माइंडफुल तरीके से यूज करना और इन रिसोर्सेज को हमें अपनी आने वाली जनरेशंस को देना। क्या हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा किया था? नहीं, हमारे एंसेस्टर्स ने या फिर हमारे पूर्वजों ने रिसोर्सेज को खराब किया, बिना सोचे समझे यूज किया और उन्होंने आने वाली जनरेशंस के बारे में नहीं सोचा। ब्रुटलैंड रिपोर्ट की ये जो हमारी एक रिकमेंडेशन आ रही है आवर कॉमन फ्यूचर, इसके अंदर सबसे पहले बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि भाई हमें अब दुनिया को बचाना है और अब हमें अगर डेवलपमेंट करनी है ना, अब अगर हमें दुनिया को आगे बढ़ाना है ना, अब अगर हमें दुनिया को एक तरीके से सही लेके चलना है ना, तो हमें फोकस किस चीज पर करना होगा? हमें फोकस करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, विच मींस कि हमारे जो एनवायरमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग बहुत ही समझदारी के साथ यूज करेंगे, अब अपन लोग भी यूज करेंगे और अपनी जो आने वाली जनरेशंस हैं उनको भी हम लोग देंगे। ठीक है, यहां पर हमने ये बात आती हुई देखी, स्पेशली इन द व्यू ऑफ डिमांड्स, है ना, साउथ फॉर फर्दर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, व्हाट वाज ऑब्वियस was that of the rich and developed countries of the East First World, generally referred to as the global North, were
pursuing a different environmental agenda than poor and developing countries of the third world, called the global south. Whereas the north states were concerned within the ozone depletion and global warming, the southern states were anxious address the relationship between the economical development and the economical management. सर यहां पर ये बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आए हैं, दिमाग के अंदर कुछ नहीं आया, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, डिस्कस कर लें। तो यहां पर हमने देखा 1987 के अंदर ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई या फिर ब्रुटलैंड कमीशन का एक डिस्कशन हुआ, इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई कि हमें अपने ऐसे रिसोर्सेस हैं उनको संभाल कर चलना है, माइंडफुल तरीके से चलना है और हमारी आने वाली जनरेशंस यूज कर सकें उसके हिसाब से चलना है। और रियो समिट पर भी इसी पर डिस्कशन हमें होता हुआ देखने को मिलता है। अच्छा, इसी के साथ साथ हमें देखने को मिला कि जो ये रियो समिट है ना, इसके अंदर हमने देखा दोस्तों कि यहां पर हमें देखने को मिलता है एक वर्ड पेश किया जा रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल साउथ, और उसी के साथ साथ यहां पर हमारे सामने एक वर्ड आ रहा है ग्लोबल नॉर्थ। अब ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ क्या है, और इसको हम लोग यहां पर एक बार आपके साथ यहां पर डिस्कशन करेंगे और ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोग जान लेंगे। तो भैया यहां पर ये हमारी है दुनिया, यह है हमारा वर्ल्ड, ठीक है। आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी ये दुनिया है ना, इसके अंदर हमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप देखने को मिलते हैं, या फिर जब भी हम लोग कंट्रीज को डिवाइड करते हैं एज पर देयर डेवलपमेंट, तो हमारे पास होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, जैसे अमेरिका हुआ या फिर यूरोपियन कंट्रीज हुई, और होती हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारा इंडिया हुआ, जो अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही हैं। दुनिया को बांटने का अगर हम लोग देखें दोस्तों के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक और स्ट्रक्चर दिखता है जिसके अंदर हम लोग दुनिया को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के अंदर बांटते हैं। अब ये ग्लोबल नॉर्थ क्या है और ये ग्लोबल साउथ क्या है, इसको हम लोग यहां पर एक एक कर आपके सामने देख लेते हैं, और इनकी बातों को हम लोग यहां पर क्या करते हैं दोस्तों कि आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना जी। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अपने ये जो पॉइंट्स हैं उनको एक एक कर हम लोग यहां पर रखना शुरू कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज की बेटा, अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किस चीज की, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं ग्लोबल नॉर्थ की, है ना, कि जो हमारा ये पूरा का पूरा ग्लोबल नॉर्थ है, इसके अंदर हमारा अमेरिका हमें आता हुआ देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इसके अंदर हमें यूरोपियन कंट्रीज आती हुई देखने को मिलती हैं, इसके अंदर हमें रशिया आता हुआ देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें चाइना आता हुआ देखने को मिल जाता है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया हुआ और न्यूजीलैंड हुआ। ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं इनको क्या बोला जाता है बेटा, इनको बोला जाता है, इनको कंसिडर किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर इसी के साथ साथ हम लोग इनको क्या बोल देते हैं, इनको हम लोग ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज बोल देते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, तो ये क्या है बेटा, ये सारे के सारे हमारे ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज रही हैं, यानी कि भैया पावरफुल हैं, अमीर हैं। वहीं हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हमारे पास एक और सेग्रीगेशन आता हुआ देखने को मिलता है जिसके अंदर हमारी अफ्रीकन कंट्रीज हुई, जिसके अंदर हमारा आपको साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, ये सारी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ हमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आती हुई देखने को मिलती हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन कंट्रीज को बोला जाता है क्या, ये जो हमारी कंट्रीज हैं इनको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से ग्लोबल साउथ। क्या बोला जाता है बेटा, ग्लोबल साउथ। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, ग्लोबल नॉर्थ अमीर कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ हमारी गरीब कंट्रीज हैं। अब होता क्या है, उसी को हम लोग यहां पर एक एक कर आपके सामने रखते चल रहे हैं और उन्हीं बातों को हम लोग यहां पर देखते हैं। क्या हमें यहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, क्या कि अगर हम लोग ध्यान से देखें कि जो हमारी ये ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं, है ना, इन्हीं को हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, यानी ये पावरफुल कंट्री रही है, डेवलप्ड कंट्रीज रही हैं। और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि उसी के साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो हमारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है ना, जो हमारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या हुआ, इनको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, है ना। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब क्या दोस्तों कि हमारी गरीब कंट्रीज हैं। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, ग्लोबल साउथ का मतलब इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, ये जो हमारी जितनी भी आसपास की कंट्रीज हमें देखने को मिल रही हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, हमें देखने को मिलता है कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है ना, इनका बोलना है कि भैया हमें एनवायरमेंट ज्यादा खराब हुआ है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि एनवायरमेंट को लेकर कहीं ना कहीं सीरियसनेस दिखाते हैं। वहीं जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज है ना, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भैया हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही ज्यादा हमें अपनी डेवलपमेंट पर फोकस करना है, इसी पर हमें बातचीत आती हुई देखने को मिलती है। दी रियो समिट, ये जो 1992 के अंदर हमारा रियो समिट होता हुआ देखने को मिला, प्रोड्यूस कंजर्वेशन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री एंड रिकमेंडेशन अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस कॉल्ड एजेंडा 21। तो 1992 के अंदर ये जो हमारा रियो समिट हुआ, या फिर जैसे हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जान रहे हैं, इस रियो समिट के अंदर या फिर हमारे इस अर्थ समिट के अंदर हमें एक तरीके से एक डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिल रही है। वो क्या है कि दुनिया भर के अंदर जितने भी ये 170 के आसपास अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये जो एक कंट्री के अंदर आकर मिल रहे हैं ब्राजील के अंदर, और यहां पर ये लोग लगभग आप देखते हैं दोस्तों कि 14 दिनों के आसपास तक डिस्कशन चलता है।
और फिर दुनिया भर के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि ये सारी की सारी कंट्रीज 21 बातों पर सहमति देती हैं, यानी कि ये 21 एजेंडा 21 का मतलब क्या है कि दुनिया में बोला जाएगा कि भैया अब ना आगे से हम लोग दुनिया को ये कुछ 21 रूल्स बना रहे हैं और उसी के हिसाब से हमारी जो दुनिया होगी ना उसी को हम लोग चलाने की बात करते हैं। तो रियो समिट के बाद अगर आप ध्यान से देखें बेटा कि ये जो हमारा रियो समिट हमें होता हुआ देखने को मिला है और इस रियो समिट के बाद हमें देखने को मिलता है कि यहां पर हमारा एजेंडा 21 अपन को आता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस एजेंडा 21 के अंदर सबसे पहले बात बोली जा रही है कि भैया दुनिया भर की जितनी भी ये कंट्रीज हैं ये टोटल 21 बातों पर अग्री करेंगी और 21 बातों को साथ लेकर चलेंगे। जैसे दुनिया के अंदर जो हमारी ट्रीज हैं उनको बचाएंगे, हम लोग क्लाइमेट चेंज पर फोकस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी पर फोकस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दोस्तों ये लोग करने की बात करते हैं वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर की जाती है कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी फोकस करेंगे और उसी के साथ साथ जो हमारा इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये जो पूरा का पूरा रियो समिट रहा इसके अंदर टोटल 21 बातों पर अग्रीमेंट हुआ जिसको हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। जैसे दुनिया से गरीबी को हटाएंगे, दुनिया के एनवायरनमेंट को सही रखेंगे, दुनिया में ज्यादा पेड़ों को लगाएंगे, जो गरीब कंट्रीज हैं उनके यहां पे गरीबी को खत्म करेंगे, दुनिया से हम लोग बीमारियों को खत्म करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आती हुई देखने को मिलती है वो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी भैया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि एनवायरनमेंट को खराब नहीं करना है, रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना है, दिमाग को इस्तेमाल करते हुए यूज करना है और हमें अपनी इन रिसोर्सेज को आने वाली जनरेशंस को देना है। इस पर हमने बातचीत होते हुए देखी। However, the problem was the exactly this was to be achieved। एक तरीके से डिसीजन तो अच्छा था कि भैया हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, लेकिन भैया इन आइडियाज को पेजेस के ऊपर लिख देना बहुत आसान, इन आइडियाज पर अग्रीमेंट कर देना आसान, लेकिन इन आइडियाज को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है कि कैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, क्या तरीके आप अपनाएंगे, क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर आता हुआ दिखता है। Some critics have pointed out that Agenda 21 was biased in favor of economic growth। तो बहुत सारे जो लीडर्स थे या फिर जो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट थे ना उनका बोलना था कि यहां पर ये जो डिस्कशन हुआ है रियो समिट के अंदर, ये जो एजेंडा 21 निकला है जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो यहां पर ना अभी भी आप देखते हैं दोस्तों कि इकोनॉमिक ग्रोथ की ही बात की जा रही है कि कैसे हमें इंडस्ट्रीज को खड़ा करना है, कैसे हमें अपने एनवायरमेंट पर फोकस करना है। उस पर ये लोग कम ध्यान दे रहे हैं इंडस्ट्रीज पर, है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर यहां पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी भी इसके अंदर ना एनवायरमेंट को सही करने की बात नहीं हो रही है। और let us look at some of the contentious issues that global politics। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कुछ जो हमारे इश्यूज आते हुए देखने को मिलते हैं ना ग्लोबली, उनके बारे में हम लोग एक एक कर यहां पर डिस्कशन करते हैं और अच्छे तरीके से हमारे अपने इन पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं और उनकी बातों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो भैया हमारे सामने अब यहां पर आता हुआ दिखता है एक प्यारा सा पॉइंट। यहां पर हमें दिखता है एक बहुत ही बहुत ही फनी सी एक पिक्चर आपकी बुक के अंदर पेश की गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे सामने यहां पर लिखा है रेज योर हैंड इफ यू वांट टू सेव द वर्ल्ड। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है भैया ये है रिच कंट्रीज, बोले तो ग्लोबल नॉर्थ वाली, और भैया ये है हमारी ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज। ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज बहुत ज्यादा सिंपल है ना, इंडिया हुआ, ब्राजील हुआ, आपको देखने को मिलता है कि साउथ अफ्रीका हुआ, है ना, इंडोनेशिया हुआ। ये जितने भी गरीब कंट्रीज हैं ये लार्जली पूरा पूरा हाथ खड़ा कर रही है कि भैया अपन लोग तैयार हैं, जो भी डिसीजन होगा एनवायरमेंटल डिस्कशन पर हम उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। ये जितनी भी ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज हैं भैया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन्होंने अंटी बनाई हुई है लार्जली हम लोग, है ना, सिंपल तरीके से बोलते हैं बेटा कि इन्होंने क्या कर रखा है कि ये चीटिंग करने के लिए तैयार है कि हम प्रॉमिस तो कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर ना हम लोग अपनी चालाकियां छल लेंगे। तो एक तरीके से पिक्चर हमारे सामने बता रही है कि एनवायरमेंट को सही करने को लेकर या फिर एनवायरमेंट को सही तरीके से बेहतर बनाने के लिए जो हमारी गरीब कंट्रीज हैं वो रियली बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन जो हमारी ये रिच कंट्रीज है ना आपको उतनी ज्यादा सीरियस आती हुई देखने को नहीं मिल रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे सामने एक और बड़ा टॉपिक आने लग गया है। अब तक की जो हमारे डिस्कशन हमने देखा है ना, इसके अंदर लार्जली हमने उन डेवलपमेंट्स की बात की है कि कैसे 1960s के अंदर लोग सीरियस होना शुरू होते हैं, फिर हमने क्लब ऑफ रोम के बारे में पढ़ा, फिर हमने ब्रुकलिन रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने रियो समिट के बारे में देखा, फिर हमने एजेंडा 21 के बारे में देखा और उसी के साथ साथ हमने ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो आपके सामने पेश किया। आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे सामने यहां पर आता है द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। अब ये ग्लोबल कॉमन्स क्या है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको हम लोग जानते हैं। Commons are those resources which are not owned by anyone but rather shared by a community. This could be common room, a community center, a park or a river. Similarly, there are some areas in a region of a world which are located outside the sovereignty and jurisdiction of any one state. कि कोई ऐसी चीज हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाती, जैसे हमारे आसपास मौजूद पार्क हुआ या फिर रेलवे स्टेशन हुआ,
ये किसी एक के नहीं होते हैं, ये किसी एक आदमी के नहीं होते हैं, इसको कम्युनिटी ओन करती है और सब उन लोगों को यूज कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन सब यूज कर सकते हैं, पार्क सब यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है दोस्तों, है ना, जो गवर्नमेंट के वाईफाई लगे होते हैं उसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे कोई एक आदमी ओन नहीं करता, उसे कम्युनिटी या फिर सोसाइटी ओन करती है। ऐसे ही दुनिया के अंदर ना हमने देखा दोस्तों कि हमारे कुछ एरियाज रहे हैं जिनका कोई एक मालिक नहीं है, जिसका कोई एक मालिक नहीं है, बल्कि हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि वो किसी एक कंट्री की ज्यूरिडिक्शन में, यानी कि किसी एक कंट्री के अंडर नहीं आते या फिर किसी एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर नहीं आते, बल्कि आप क्या देखते दोस्तों कि बल्कि हमें देखने को मिलता है कि इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी की टेरिटरी माना जाता है कि भैया कुछ हमारे ऐसे रिसोर्सेस हैं या फिर कुछ हमारे ऐसे एरियाज हैं जिनको संभालने की जिम्मेदारी दुनिया के किसी एक देश की नहीं है या फिर वो किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो कंप्लीट दुनिया के हैं, दुनिया के सब लोग इन्हें यूज कर सकते हैं और वो दुनिया की संपत्ति है। अब इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को लेकर हमारे सामने एक वर्ड आता है, इसको बोला जाता है रेस कम्युनिटिस ह्यूमैनिटिस। तो यहां पर हमें देखने को मिला दोस्तों कि एक वर्ड है जो काफी, आप देखते हो स्पेनिश वर्ड आपके सामने यहां पर आ रहा है, और हमें यहां पर देखने को मिला कि जो हमारे ग्लोबल कम्यून्स हैं, यानी कि ऐसी हमारी चीजें जो लार्जली हमारी चार होती हैं, जिसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, जिसको सब ओन करते हैं दुनिया में और सब उसके मालिक हैं। आप भी उस पर उतना ही अधिकार रखते हैं जितना मेरा है, ऐसे ही दुनिया का हर एक इंसान उसको कहीं ना कहीं ओन करता है। वो किसी एक गवर्नमेंट की नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोगों की प्रॉपर्टी मानी जाती है। दे इंक्लूड, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारे ग्लोबल कम्यून्स हैं, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है अर्थ का एटमॉस्फेयर, कि जो अर्थ का हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, वो सबका है, सब उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, सब उसको यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारा अंटार्कटिका है, अभी अंटार्कटिका क्या है इसको हम दिखाएंगे, बताएंगे। उसी के साथ साथ जो हमारा ओशन फ्लोर यानी कि समुद्र की गहराई, और फिर हमें देखने को मिलता है जो हमारा आउटर स्पेस है, जो हमारा अंतरिक्ष है, वो दुनिया का है, दुनिया के सब लोग इसे ओन करते हैं और सब लोग इसे कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ये बात हमने यहां पर देखी। कॉपरेशन ओवर द ग्लोबल कम्यून्स इज नॉट इजी, कि एक तरीके से दुनिया भर के सारे जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो इन सारी चीजों को साथ लेते हुए चलें और सब एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें, कि इन सारी चीजों का, कि स्पेस का यूज करना हुआ, ओशन फ्लोर का यूज करना हुआ, या फिर हमारे जो अंटार्कटिका है उससे यूज करना हुआ, इसमें और सारी कंट्रीज मिलकर काम करें, इनके बीच में कोलैबोरेशन और कॉपरेशन क्रिएट करना आसान नहीं है। देयर हैव बीन मेनी पाथ ब्रेकिंग अग्रीमेंट्स, के इसको लेकर बहुत सारे अग्रीमेंट्स हमें होते हुए देखने को मिले हैं, और सबसे बड़ा हमें होता हुआ दिखता है 1959 के अंदर अंटार्कटिका ट्रीटी। तो एक ट्रीटी हुई है जो लार्जली अंटार्कटिका को लेकर हमें होती हुई दिखती है। अब ये है ना, ये फिर ये हमारी अंटार्कटिक ट्रीटी बोली जाती है बेटा, ये अंटार्कटिका क्या है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1959 के अंदर हमें अंटार्कटिक ट्रीटी होती हुई देखने को मिलती है, फिर इसके बाद 1987 के अंदर हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता हुआ दिखता है, और फिर 1991 के अंदर हमें अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल भी आता हुआ देखने को मिलता है। अब मेजर प्रॉब्लम अंडरलाइंग ऑल इकोलॉजिकल इश्यूज रिलेटेड टू द डिफिकल्टीज ऑफ अचीविंग कंसेंसस एंड कॉमन एनवायरनमेंट, की एक तरीके से जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं वो सारे के सारे इन ग्लोबल कम्यून्स का सही तरीके से यूज करें, इनको हम लोग सही तरीके से संभालें और इनको पोल्यूटेड होने ना दें, कि हम दुनिया के अंदर अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को सही तरीके से चलाएं। इस तरीके के जो एजेंडेस थे ना, इस तरीके के जो हमारे एजेंडास थे, उन पर काम करना कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्ट देखने को मिलता है। अच्छा, अब ये जो हमारा अंटार्कटिका है ये क्या है, तो आपकी बुक के अंदर यहां पर अंटार्कटिका की पिक्चर दी गई है। बहुत बड़ा आपको एक लैंड देखने को मिलता है जमीन का। आप देखते हो कि जो अंटार्कटिका है ये एक तरीके से क्या है दोस्तों कि दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो ओवर 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हमें, और 26% ऑफ वर्ल्ड वाइल्डनेस एरियाज यहां पर हमें आता हुआ दिखता है, रिप्रेजेंटिंग 19% ऑफ ऑल, है ना, आइस के ज्यादातर जो यहां पर एरिया है वो आपको ठंडा ठंडा यानी कि बर्फ का ही हिस्सा देखने को मिलता है, ये हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं। The Antarctic also expand a further 36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ओशन, तो इसका जो इलाका है वो 36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर समुद्र के पास भी हमें देखने को मिलता है, और यहां पर अलग अलग तरीके का हमारा इकोसिस्टम है, अलग अलग तरीके की मरीन लाइफ है जो बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है दोस्तों कि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास माइक्रो, है ना, ऑर्गेजम है ना, माइक्रोस्कोपिक है, एलर्जी है, फंगी है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ हमें एक और बात ध्यान से देखने की जरूरत है, क्या हमें यहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है कि एक तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ना, जिसमें अलग अलग तरीके के हमारे जानवर हैं, अलग अलग तरीके के हमारे एनिमल्स हैं, अब इस पूरे के पूरे रीजन पर कौन कब्जा रखता है या फिर कौन सी कंट्री का इसके ऊपर कंट्रोल है ना, इस पर लेकर हमें डिस्कशन होता हुआ दिखता है, और बहुत सारी कंट्रीज इस पर कहीं ना कहीं अपना क्लेम करती हैं। जैसे हु ओन्स दिस कोल्डेस्ट फारदेस्ट एंड, आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो अजीब सा हमारा एरिया है इसको कौन ओन करता है दुनिया में। टू क्लेम्स हमें सबसे पहले आते हुए देखने को मिलते हैं इन सेम कंट्रीज लाइक अमेरिका, सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, उसी के साथ साथ अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, हैव मेड लीगल क्लेम्स टू 7, के ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने बोला कि भैया ये जो अंटार्कटिका है ये अपना है, और अंटार्कटिका को अपनी ट्रीटी इन्होंने बताया।
मोस्ट अदर स्टेट्स हैव टेकन अपोजिट व्यू दैट द अंटार्कटिक इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। वहीं बहुत सारे जो देश हैं, इन कंट्रीज के अलावा जो अलग कंट्रीज हैं, उनका बोलना है जैसे कि ये जो अंटार्कटिका है ये किसी एक कंट्री की टेरिटरी नहीं है, बल्कि दुनिया भर के सारे देश इसे कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ये बात यहां पर बोली गई, और किसी एक कंट्री की ज्यूरिडिक्शन के अंदर इसे नहीं आना चाहिए। These differences, however, have not prevented an adoption of innovation and perspective। तो एक तरीके से दोस्तों कि डिस्कशन होता रहा और इस पर बातचीत होती रही, लेकिन हमें देखने को मिला दोस्तों कि जो अंटार्कटिका का पूरा रीजन है ना, इसे क्या बनाया है दोस्तों कि इसका जो पूरा का पूरा इलाका और जो यहाँ का इकोसिस्टम है, अब इसे ग्लोबल कम्युन्स बना दिया गया है। और इसको लेकर हम लोग 1959 के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी है ना अंटार्कटिक ट्रीटी हुई थी, उसके बाद से इसे ग्लोबल कम्युन्स की बात की गई। और अब ये जो एरिया है ये दुनिया भर के सब लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर दुनिया भर की अलग अलग रिसर्च हमें होती हुई दिखती है। इसके अंदर कोई भी कंट्री के लोग फिशिंग कर सकते हैं, यहां पर टूरिज्म हो सकता है। इवन दीज लिमिटेड एक्टिविटीज हैव नॉट प्रिवेंटेड पार्ट्स ऑफ रीजन एंड बीइंग डिग्रेडेड। उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि यहां पर है ना ओन तो सब लोग करते हैं इस एरिया को, और उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि इसको साफ रखने की जिम्मेदारी दुनिया के हर एक रीजन को हमने आती हुई देखी। अच्छा, इसी के साथ हमें कुछ और भी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हुई देखने को मिल रही हैं, तो उनको भी हम लोग यहां पर देखते हैं। क्या फिर हमें देखने को मिलता है दोस्तों, क्या देखने को मिलता है कि एक तरीके से बेसिक ऑफ वर्ज साइंटिफिक एविडेंस एंड इट्स time frame, in that sense that discovery of the ozone hole over Antarctic in the mid 1980s revealed the opportunity as well as dangerous inherent of taking environmental problems। तो इसी के साथ साथ 1980s हमारा एक ऐसा टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है जिसमें हमारे जो वर्ल्ड लीडर थे या फिर जो दुनिया भर के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, उनको ये बात पता चलती है कि भैया जो हमारा ये एनवायरमेंट है उसे हमने कहीं ना कहीं खराब कर दिया है, और जो हमारा ये एनवायरमेंट है ना उसको हमने कहीं ना कहीं खराब किया है, उसको हमें कहीं ना कहीं सही करने की जरूरत है। Similarly, the history of outer space as a global communes, कि जो हमारा आउटर स्पेस है इसको हमें सही करते हुए चलना है। तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा, अभी तक हमने आपके साथ अपने अलग अलग जो हमारी ग्लोबल कम्युन्स थे इनके बारे में देखा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा दोस्तों कि एक तरीके से अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज को लेकर आना बहुत मुश्किल है। अंटार्कटिका को लेकर टेंशन रही है, लेकिन अब अंटार्कटिका को सब यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा जो आउटर स्पेस है उसको भी हमने कहीं ना कहीं खराब किया है, हमारी ओजोन लेयर उसके अंदर खराब हो चुकी है। और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारा आउटर स्पेस रहा है इसको मैनेज करना ऑफ दीज एरियाज इन थ्रोली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ, के जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ है ना उनके बीच में जो स्पेस है उसको सही तरीके से सारी कंट्रीज में इसको यूटिलाइज हमें होता हुआ नहीं दिखता। एज विद द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द ओशन फ्लोर, द क्रूशियल इशू हियर इज द टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज इन आउटर स्पेस आर फार बीइंग। एक तरीके से जो हमारा स्पेस है ना इसको भी हमने कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड किया है। बहुत सारे जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से ही, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी तरफ से ही छोड़े जाते हैं, जो उन्होंने हमारा जो पूरा का पूरा स्पेस का एनवायरनमेंट है उसको भी पॉल्यूटेड किया हुआ है। तो जरूरत है क्योंकि वो सबका है, सब उसको यूज करें और सब उसको साफ रखें, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से ना हमारे जो ग्लोबल हमारा जो स्पेस है उसको कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड किया गया है। और हमें जरूरत है दोस्तों कि हम लोग उसको संभालें ताकि हमारी प्रेजेंट और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है हमारे स्पेस को भी सही तरीके से यूज कर सकें और अपनी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। अब यहां तक के जो हमारे पॉइंट्स है वो हमने देखे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक नया टॉपिक आ रहा है बेटा जिसे हम लोग जानते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमें देखने को मिलता है we have noted above a difference in approach to environment between the countries of north। तो भैया यहां पर तो हमें एक बात समझ में आ गई है क्या कि जो हमारी ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं, मतलब जो हमारी रिच कंट्रीज हैं, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका हुआ, आपको दिखता है दोस्तों कि यूरोपियन कंट्रीज हुई, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, रशिया हुआ, इन कंट्रीज का एनवायरनमेंट को लेकर जो सोचने का तरीका है और जो ग्लोबल साउथ की हमारी कंट्रीज हैं उनका जो एनवायरनमेंट को सोचने का तरीका है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है अभी भी। दी डेवलप कंट्रीज ऑफ ग्लोबल नॉर्थ के जो हमारी जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं ग्लोबल नॉर्थ की, वांट टू डिस्कस द एनवायरमेंटल इशू एज इट स्टैंड्स नाउ एंड वांट एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। The developing countries of global south feel much of the ecological degradation in the world is product of industrial development undertaken by the development countries। तो यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे सामने आया।
आज की दुनिया पॉल्यूटेड हो गई है, या फिर अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि आज की जो हमारी दुनिया है उसके अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस दुनिया को खराब किसने किया है? दुनिया के रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा मिसयूज किसने किया है? दुनिया के अंदर जितने भी हमारे अलग अलग रिसोर्सेज थे उनको सबसे ज्यादा यूज कर कर कौन आगे बढ़ गया है? अरे भाई, जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका हुआ, यूरोपियन कंट्रीज हुई, या फिर आपको रशिया देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड देखने को मिलता है, इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इन्होंने फैक्ट्रीज खोली, कारखाने खोले और एक तरीके से एनवायरमेंट को बहुत खराब किया। अब ये डेवलप्ड हो गए और आज के टाइम पर अब ये सबसे कह रहे हैं कि भैया अब तो दुनिया खराब हो गई है, अब दुनिया को सही करने की जिम्मेदारी सबकी है। वहीं ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, जो हमारी गरीब कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया आता है, ब्राजील आता है, साउथ अफ्रीका आता है, ये सारी कंट्रीज बोलती हैं कि यह क्या बात है भाई, दुनिया को एक तरीके से तुमने खराब किया है, एनवायरमेंट दुनिया का तुम लोगों ने खराब किया है, एनवायरमेंट के साथ साथ पॉल्यूशन तुमने बढ़ाया है, अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो सबको बचाने की। ये क्या बात है? एनवायरमेंट को बचाना जरूरी है, लेकिन ग्लोबल साउथ की कंट्रीज कहती हैं क्योंकि खराब तुमने ज्यादा किया है, इसीलिए तुम्हारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम क्या करोगे, तुम अर्थ को बचाओगे। किन की बात हो रही है? तो यहां पर जो हमारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, उनका बोलना है भाई हमने तो दुनिया खराब करी ही नहीं है, हमारे यहां तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई ही नहीं है, हम तो अभी भी पीछे हैं और आप लोगों ने रिसोर्सेज को यूज कर बहुत आगे निकल गए हो और अब चाह रहे हो कि भैया पूरी दुनिया को सब संभाले। ऐसा कैसे? जिन्होंने खराब किया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आपको ज्यादा संभालने की जरूरत है। ये बात हमने यहां पर देखी। इफ दे हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन, एक तरीके से जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है उनका बोलना है कि जिन्होंने ज्यादा खराब किया है ना भाई, एक तरीके से जिन्होंने ज्यादा खराब किया है उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर अंडरगोइंग द डैमेज, कि जिन्होंने ज्यादा खराब किया, ज्यादा डैमेज किया है, उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अर्थ को अब ज्यादा बचाएं। Moreover, the developing countries are in process of industrialization and they must not be subjected to the same restriction। तो एक तरीके से जो हमारी ये ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज हैं, जो हमारी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो हमारी ये पुअर कंट्रीज हैं, ये तो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, ये तो अभी धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही हैं, तो इनकी डेवलपमेंट पर कोई किसी तरीके से आपको दिखता है दोस्तों कि हमें क्या नहीं लगाना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए, यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को नहीं रोकना चाहिए, यहां फैक्ट्रीज खुलने चाहिए। तो ग्लोबल साउथ का एक अपना स्टैंड है और वहीं पर ग्लोबल नॉर्थ बोलता है कि भैया दुनिया को सबको बचाना चाहिए। अब किसकी बात वैल्यू कर रही है, किसकी बात यहां पर लॉजिकल है, उसको हम लोग यहां पर एड्रेस करते हैं। विच अप्लाई टू डेवलप कंट्रीज, ये बात हमने यहां पर देखी। थस द स्पेशल नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन द डेवलपमेंट application and interpretation of rules for international and environmental law। this argument was accepted। तो एक तरीके से जो हमारा रियो डिक्लेरेशन था, यानी कि जो हमारा रियो समिट हुआ जिसके अंदर हमने एजेंडा 21 आते हुए देखा, उसी के साथ साथ इसी समिट में एक डिक्लेरेशन दिया गया, यानी कि एक ऑर्डर दिया गया जिसको जो हमारे अर्थ समिट के अंदर आया। इसमें यह बात बोली गई कि भैया हम क्या चलेंगे, हम चलेंगे एक प्रिंसिपल पर जिसे बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब क्या है कि दुनिया को साफ रखने की जिम्मेदारी, दुनिया से एनवायरमेंट को सही रखने की जिम्मेदारी, दुनिया से पोल्यूशन को खत्म करने की जिम्मेदारी सारी कंट्रीज की है, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं होगी। जिन्होंने ज्यादा खराब किया है, बोले तो ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज, बोले तो अमीर कंट्रीज, बोले तो डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और जो हमारी कमजोर कंट्रीज रही हैं, जो हमारी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज रही हैं ना, उन पर उनको हम लोग छूट देंगे, वो अपने डेवलपमेंट कर सकती हैं, उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये पॉइंट आता हुआ देखा। The relevant part of the Rio Declaration says that the states shall cooperate in spirit of global partnership, कि दुनिया भर के सारे देश आपस में मिलकर काम करेंगे, दुनिया को एनवायरमेंट को सही तरीके से बचाएंगे, है ना, प्रिजर्व करेंगे। हम लोग जो हमारे अलग अलग रिसोर्सेस हैं उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ क्या करेंगे दोस्तों कि उसके सिस्टम को बनाएंगे, अपने इकोसिस्टम को सही लेते हुए चलेंगे। इन व्यू ऑफ द डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि दुनिया में एनवायरमेंट अगर डिग्रेड हो रहा है तो उसे हमें सही रखना होगा। स्टेट्स हैव कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी में बोला गया कि एक तरीके से हमें यह बात भी याद रखनी है कि जिन्होंने दुनिया को ज्यादा खराब किया है, अमेरिका हुआ भाई, उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज हुई, अरे भाई बहुत पोल्यूशन किया है यार, बहुत पोल्यूशन किया है। अब अगर ये बोल रही हैं नाउ द अर्थ इज आवर प्लेस और सब मिलकर उस पर काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो एक तरीके से हमने देखा दोस्तों कि जो डेवलप कंट्रीज हैं एक्नॉलेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, एंड दे हैव बियर इन द इंटरनेशनल परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उनको इस तरीके से डेवलपमेंट करनी पड़ेगी जिसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि उनको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज और कुछ ऐसे काम करने होंगे जिसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अर्थ को सही रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं।
दी 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसे हम लोग यूएनएफसीसीसी के नाम से जानते हैं, also provide that the parties should act to protest the climate system on the basis of equity in adherence of their common but differentiated responsibility। तो यहां पर बात की गई कि एक तरीके से ना, है ना, 1992 के अंदर ये जो हमारा रियो डिक्लेरेशन आ रहा है, और उसी के साथ साथ जो हमारा 1992 के अंदर यूनाइटेड नेशंस का एक और कंजर्वेशन होता है, एक मीटिंग हो रही है जिसे हम लोग यूएनएफसीसी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कंप्लीटली बोला जा रहा है कि भैया दुनिया को अब अगर हमें आगे लेके चलना है तो उसके अंदर सारी कंट्रीज दुनिया को बचाएंगी, सारी कंट्रीज दुनिया के एनवायरनमेंट को सही रखेंगी, मगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल नॉर्थ वालों की है, मगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी डेवलप कंट्रीज की है। ये पॉइंट हमने यहां पर आते हुए देखा। दी पार्टीज ऑफ द कंजर्वेशन अग्रीड, के जो अलग अलग देश थे, अलग अलग ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ वाले, अग्रीड दैट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ग्लोबल इमर्जन ग्रीन हाउस, के दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, इसको सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज ने ही खड़ा किया है ग्लोबल, है ना, कि जो दुनिया को सबसे ज्यादा गंदा इन्होंने किया है। एंड ऑल्सो एक्नॉलेज पर कैपिटा इमिशन, के एक तरीके से जो हमारे पर कैपिटा इमिशन होता है, इसके अंदर तो आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारी ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं, जो हमारी ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज हैं, वो बहुत आगे हैं। अमेरिका के अंदर अभी भी ग्रीन हाउस गैसों का जो इमिशन होता है वो बहुत ज्यादा है, ब्रिटेन के अंदर भी यही हमें देखने को मिलता है। और जो हमारी ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज हैं, जो बेचारी अभी पीछे हैं, कमजोर हैं, जैसे हमें देखने को मिलता है क्या, जैसे हमें देखने को मिलता है चाइना हुआ, इंडिया हुआ, एक तरीके से ये आपको कहीं ना कहीं पीछे आता हुआ देखने को मिलता है ना। अच्छा, एक पॉइंट जो है वो यहां पर हमें सही करने की जरूरत है, जो मैंने थोड़ा सा आपको मिसप्लेस कर दिया है, उसको हम लोग यहां पर क्लियर कर लेते हैं। क्या, जैसे मैंने आपको यहां पर ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बारे में बताया था, तो मैंने आपको चाइना जो था बेटा वो इसके अंदर रख दिया था, चाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चाइना क्या है, चाइना जो दोस्तों आपको देखने को मिलता है वो भी ग्लोबल साउथ का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो यहां तक की जो हमारी बातें नहीं वो हमने एक एक कर यहां पर देख ली। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि अब एक तरीके से ना ये बात दुनिया के अंदर आ चुकी है कि एनवायरनमेंट को सही करने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन सबको कलेक्टिवली मिलकर चलना है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल नॉर्थ वालों की है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज की है, और जो ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज है, जैसे अपना इंडिया हुआ और बराबर का चाइना हुआ, इन कंट्रीज को क्या दिया जाता है दोस्तों कि इन कंट्रीज को हम लोग एग्जेम्प्टेड करते हैं। एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि इनके ऊपर हम लोग रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, इनके ऊपर हम लोग कोई किसी तरीके से कोई आप देख दोस्तों कि इन पर कोई, है ना, कंट्रोल नहीं रखा जाएगा, इनको डेवलपमेंट करने की छूट दी जाएगी। दी क्योटो प्रोटोकॉल, अभी क्योटो प्रोटोकॉल क्या है बेटा, क्योटो प्रोटोकॉल हमें देखने को मिलता है कि 1997 में ना क्योटो जो जापान का एक शहर है, यहां पर एक मीटिंग होती है, और इसके अंदर फोकस क्या किया जा रहा है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक इंटरनेशनल एजेंडा यहां पर सेटअप किया जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, कि जो हमारे ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज हैं, है ना, जो हमारी ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा है ना, जो डेवलप कंट्रीज हैं, और ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज को ना इसके अंदर क्या जाता है दोस्तों कि दो छूट देने की बात की जा रही है, कि इनको क्या है दोस्तों कि ग्लोबल नॉर्थ की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अमीर कंट्रीज की वजह से ही, इससे हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो 1997 का ये जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो हमारी ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज है ना, उन पर क्या किया जाएगा, जो हमारी ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, वो ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो उसे रोकना होगा। और ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज जैसे इंडिया और चाइना, उनको एग्जेम्प्टेड किया गया, उनको छूट दी गई कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो पोल्यूटेड किया ही नहीं है, लेकिन आपको भी फोकस करना है कि आप ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना करें। ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, है ना, जो यूएनएफसीसी की जो हमारी पूरी रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशन थी, उस पर होता हुआ देखने को मिला। अब हमारे सामने एक टॉपिक आता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब ये हमारा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या टॉपिक है, और इस कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर हम लोग किन किन बातों को देखते हैं, उसको हम लोग यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखना शुरू करते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी represents common property for the group. The underlying norms here is that the members of a group have both rights and duties with respect of the nature, level of use and the maintenance of given resources. Through mutual understanding and centuries of practice, many village communities in India, for example, have defined members' rights and responsibilities. A combination of factors including privatization, agriculture infections, population growth and ecosystem degradation have caused common property डिविडेंड इन द सिटी इन द साइज एंड क्वालिटी। तो एक तरीके से यहां पर हमें देखने को मिला कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का मतलब है कि एक तरीके से हमारे पास हमारे देश के अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज हमें देखने को मिलते हैं, जो एक तरीके से ना हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं के जरिए संभाले जा रहे हैं, कि जो लोग जिस एरिया के अंदर रहते हैं
उन्हीं लोगों को वहां की ओनरशिप होनी चाहिए और वही लोग क्या करें दोस्तों कि वही लोग उस एरिया के एनवायरमेंट को और वहां के इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखें। ये बात हमने आती हुई देखी। The industrial agreement for the actual management of the sacred groves of state-owned forest land apparently fits the description of common properties region among the forest belt of South India. Sacred groves have been traditionally managed by the village communities. So यहाँ पर हमने देखा कि भारत के अंदर हमारे बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, वो जंगलों के अंदर रहते हैं और ट्राइबल लोग जो हैं दोस्तों अपने इन एरियाज को बहुत ज्यादा सेक्रेड मानते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। भारत का एक हमारा जो साउथ इंडिया यानी कि जो हमारा सदर्न सदर्न पार्ट हमें देखने को मिलता है, वहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक तरीके से क्या किया जाता है, वहां पर एक तरीके से जो जंगल है ना उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और उनको हम देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब क्या है कि जो हमारे जंगल है वो बहुत ज्यादा सेक्रेड है, यानी कि बहुत ज्यादा पवित्र है। भारत के अंदर ये माना जाता है कि जो हमारे साउथ इंडिया वाला रीजन है, अगर आपने स्पेशली कांतारा मूवी देखी होगी जो भी हाल फिलहाल में आई है और उससे पहले भी इसका पार्ट आया था, वहां पर एक जंगल था, जंगल का एक डेटी यानी कि एक देव होता है या फिर एक देवी होती है ना, एक भगवान होता है जो एक तरीके से उस जंगल को संभालता है, वहां के लोगों का ध्यान रखता है और वहां की कम्युनिटी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। ये कल्चर भारत के अंदर बहुत लंबे तौर पर रहा है और यही हमारा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस है, जिसके अंदर लोग जो उस कम्युनिटी के आसपास रहते हैं, जो उस इलाके के आसपास रहते हैं, वो जंगल को, एनवायरमेंट को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वहां के रिसोर्सेस को संभालते हैं और उनकी एक तरीके से जो बिलीफ या फिर जो आस्था है वो हमें उस रीजन के अंदर या फिर उस जगह पर हमें जुड़ी हुई देखने को मिलती है। अच्छा, अब हमें यहां पर डिस्कशन करने का मौका मिलेगा इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू। तो भारत जो है उसका एनवायरमेंट को लेकर किस तरीके से स्टैंड है और भारत एनवायरमेंट को लेकर किस तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग रखता है, उस बात को हम लोग यहां पर बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। India signed and reflected the 1991 Kyoto Protocol in August 2002। तो ये जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था हुआ 1997 में, आपने देखा बेटा 1997 में हुआ है। इंडिया ने जो इस पर साइन किया है वो अगस्त 2002 के अंदर किया है, ये हमने देखा। इंडिया एंड चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जेम्प्टेड, कि इंडिया, चाइना और जो हमारी कुछ और हमारी ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज थी ना, उनको इससे, ग्लोबल साउथ वाली जो कंट्रीज थी उनको इससे यहां पर छूट दी गई थी, जो हमारी गरीब कंट्रीज थी उनको यहां पर छूट दी गई थी। रिक्वायर्ड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल बिकॉज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कि एक तरीके से इंडिया और चाइना ने क्या किया बेटा, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि जो हमारा इंडिया एंड चाइना है, emission of greenhouse gas during the industrial period is believed to be causing today's global warming, के आज का जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसके अंदर इंडिया, चाइना या फिर जो हमारी और पुरानी कंट्रीज रही हैं, है ना, उनका तो कुछ ज्यादा बड़ा क्या है दोस्तों के कंट्रीब्यूशन नहीं है, वाज नॉट सिग्निफिकेंट, इनका तो कोई ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है अर्थ के एनवायरमेंट को खराब करने का। However, the critiques of Kyoto Protocol, लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर क्रिटिक्स हैं, जो उसकी आलोचना करते हैं, पॉइंट आउट दैट सूनर और लेटर both India and China along with the other developing countries will be among leading contributors। तो बहुत सारे जो इसको अपोज करने वाले लोग थे, जो बहुत सारे ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज के ही लोग थे, लार्जली जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग थे, उनका मानना था कि भैया इंडिया चाइना को क्यों एग्जेम्प्ट किया गया है, और इनका ये बोलना है कि आने वाले टाइम पर ये जो इंडिया, चाइना या फिर जो और डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, ये क्या करेंगी दोस्तों कि ये तो दुनिया में और बड़े लेवल पर क्या करेंगे, जो ग्रीन हाउस गैस होगा ना उसका इमिशन करेंगी। एट G8 मीटिंग इन जून 2005, तो भैया हमें देखने को मिला कि दुनिया में एक ग्रुप है जिसे हम लोग G8 कहते हैं। बेसिकली क्या है कि आज के टाइम पर ये G8 G7 बन चुका है, दुनिया के 8 सबसे पावरफुल कंट्रीज का एक ग्रुप है जो आज के टाइम पर G7 है। रशिया पहले इसका पार्ट हुआ करता था, बाद में उसको यहां से हटा दिया गया, 2014 से G8 G7 बन चुका है। G का मतलब होता है ग्रुप, है ना, तो 8 दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज का ये ग्रुप है जिसको हम लोग G8 कह रहे हैं। इस G8 की एक मीटिंग हुई जून 2005 में। India pointed out that the per capita emission rates of the developing countries are a tiny fraction of those in the developed world। तो एक तरीके से इंडिया ने यहां पर बोला, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज थी या फिर ये जो G8 वाली कंट्रीज थी ना, इनका बोलना था कि अभी तो हमने इंडिया और चाइना को यहां पर छूट देते हुए देखा है, लेकिन आने वाले टाइम पर ना इंडिया और चाइना भी पोल्यूशन करेंगे और ग्रीन हाउस गैस को बहुत ज्यादा क्रिएट कर देंगे। 2005 में जून के महीने में G8 की मीटिंग हो रही है और इंडिया एक तरीके से यहां पर अपनी कुछ बातें और अपनी कुछ रिकमेंडेशंस पेश करता है। इंडिया बोलता है कि भैया अभी दुनिया के अंदर जो हमारी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो हमारी गरीब कंट्रीज हैं, ये तो बहुत टाइनी, बहुत छोटा सा क्या करती है दोस्तों के जो ग्रीन हाउस गैसों है ना उनको क्रिएट करती हैं। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, के एक तरीके से दुनिया को जिन्होंने ज्यादा गंदा किया है हिस्ट्री से लेकर अब तक, उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिन्होंने बिल्कुल भी गंदा नहीं किया उनकी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इंडिया इस बात पर यकीन करता है। इंडिया इज इन द व्यू दैट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कार्बन इमिशन रेस्ट विद द डेवलप्ड कंट्रीज, के जो डेवलप कंट्रीज हैं इन्होंने ज्यादा गंदा किया है तो इनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही करने की।
which have accumulated emissions over a long period of time, और इन्हीं कंट्रीज ने बहुत बड़े लंबे टाइम तक कार्बन इमिशन किया है, ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस किया है डेवलप्ड कंट्रीज ने। India's international negotiation position reveal है ना relies heavily on principle of historical responsibility। तो इंडिया एक तरीके से यही बात बोलता है कि भैया जिन्होंने इतिहास में गंदा किया है, जो सही रीजंस रहे जिनकी वजह से ज्यादा हमारा अर्थ खराब हुआ है, उनके ऊपर ज्यादा कहीं ना कहीं हमें क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो अर्थ को कहीं ना कहीं सही लेते हुए चलें, है ना। दिस एक्नॉलेजमेंट है ना एज इनरीच्ड, और जो यूएनएफसीसी जो हमारा हमें आता हुआ देखने को मिला है ना 1992 का ये जो हमारा रिकमेंडेशन था, इसकी बात यहां पर हमने देखी। दिस एक्नॉलेजेस दैट द डेवलप्ड कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट हिस्टोरिकल करंट ग्रीन हाउस गैस। तो इंडिया ये बात बोलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डेवलप्ड कंट्रीज, अमीर कंट्रीज ने ही करी हैं, है ना। एंड एम्फसाइज दैट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आर द फर्स्ट एंड ओवर राइडिंग प्रायोरिटीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो एक तरीके से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, हमें सोशल डेवलपमेंट पर भी फोकस करना है, और ऐसा नहीं दोस्तों कि हमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली अपने आप को आगे बढ़ना है, हमें अपने एनवायरमेंट को भी सही रखना है। और इसके लिए ना जो ज्यादा खराब जिन्होंने किया है ना, उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया को कहीं ना कहीं सही लेकर चलने की, ये बात हमने आती हुई देखी। इंडिया इज अ वेरी ऑफ रीसेंट डिस्कशन विद यूएनएफसीसी। इंडिया क्या करता है दोस्तों कि जो हमारा ये यूएनएफसीसीसी ग्रुप है, about introducing binding commitments on rapidly industrialization countries such as Brazil, China and India to reduce their greenhouse gas emission। तो इंडिया इस बात पर यकीन करता है कि भैया ये जितनी भी हमारी छोटी कंट्रीज हैं, जो अभी गरीब कंट्रीज हैं, इनको कलेक्टिवली मिलकर चलना होगा और इनको क्या करना चाहिए दोस्तों कि इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन करने दी जाए। लेकिन इंडिया खुद बोलता है कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो हम लेस पोल्यूशन करेंगे, हमारी ये बात पूरी फोकस्ड है। लेकिन उसी के साथ साथ जो ज्यादा गंदा कर चुके हैं ना, उनको छोड़ना नहीं है, उनको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाकर सही करानी है दुनिया। India feels that the contributions and very spirit of UNFC neither does it seem fair to impose restrictions on India। इंडिया का बोलना कि भैया हम पर restrictions लगा दिया जाए कि दुनिया अब खराब हो चुकी है और तुम फ्यूचर में खराब कर दोगे। When the country's rise is per capita carbon emission by 2030 is likely to still represents than the world average of 3.8 tons in 2000, India emissions are predicted for the rise of 0.9 tons per capita from 2000 it was 1.6 ton per capita, है ना 2 था। तो अगर यहां पर हमने देखा एक तरीके से इंडिया ने एक डेटा पेश किया और इस डेटा के अंदर इंडिया ने बोला कि भैया आप हम पर ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पर इंडिया और चाइना या फिर जो और हमारी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो पोल्यूशन क्रिएट कर देंगी। तो सन 2000 का एक डेटा इंडिया ने पेश किया और उसके अंदर बोला कि भैया कहां से कर देंगी पोल्यूशन। अगर यहां पर हम देखें दोस्तों कि सन 2000 का डेटा पेश किया गया, इसमें हमें देखने को मिला कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो हमारी पावरफुल कंट्रीज हैं, वो उस टाइम पर 3.8 टन ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर रही है दोस्तों की क्रिएट कर रही हैं। वहीं पर इंडिया ने बोला कि भैया उस टाइम पर तो हम लोग 0.9 टन कर रहे हैं, है ना 0.9 टन कर रहे हैं। और जो इंडिया की स्पीड है ग्रोथ की, उसके हिसाब से जो प्रेडिक्शन की गई कि आने वाले साल 2030 तक हम लोग सिर्फ 0.6 टन करेंगे। तुम 2000 के अंदर इन द ईयर ऑफ 2000 3.8 टन कर रहे हो और हम साल 2030 तक आते आते सिर्फ 0.6 टन करेंगे, और ये भी हम लोग कम करने की बात कर रहे हैं। इस बात पर हम पूरा यकीन रखते हैं। तो इंडिया ने बोला कि भैया यहां पर ये फेयर जजमेंट नहीं हो रहा है, ये जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं ग्लोबल नॉर्थ वाली, ये कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है। तो ये है ना जो G8 की जो बात थी, है ना जो G8 बोल रहा था कि इंडिया और चाइना को एग्जिम्प्ट नहीं करना चाहिए, इंडिया और चाइना पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए, इंडिया ने इसे कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर आप देखते हैं दोस्तों कि इसको रोका और इसको बड़े लेवल पर अपनी बात रखने की शुरू की। अच्छा, The Indian government is already participating in global efforts through a number of programs। भारत की जो हमारी सरकार है वो अपने देश के अंदर या फिर आप देखें दोस्तों है ना इंटरनेशनली भी अलग अलग लेवल पर जो एनवायरमेंट के जो हमारे रिकमेंडेशंस आती हैं उनको लेकर चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियाज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी मैंडेट्स क्लियर फ्यूल। तो हमारे यहां पर हम लोग क्या करते दोस्तों कि जो हमारी ऑटो फ्यूल पॉलिसी है कि हम लोग क्लियर फ्यूल जो होगा व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर उनको यूज करेंगे। हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया है साल 2001 के अंदर, और उसी के साथ साथ हम लोग बात करते दोस्तों कि हम लोग बिजली को कंजर्व करेंगे, यानी कि हम लोग एनर्जी को बचाएंगे। उसी के साथ साथ फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात करते हैं साल 2003, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो रिन्यूएबल, यानी कि हम लोग सोलर पैनल से, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। साल 2003 में हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को लागू किया। Recent threats in importing natural gas and encouraging the adoption of clean coal technologies show that the India has been making real efforts। तो अब हम लोग जो हमारा कोयला होता है उससे बिजली बनाने की बजाय जो हमारे आपको दिखता है दोस्तों कि जो हमारा
डैम्स के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कीन टू लॉन्च नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल यूजिंग दी 11 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड प्रोड्यूस बायोडीजल बाय 2011-2012। तो इंडिया बड़े लेवल पर 11 मिलियन हेक्टर के करीब जो जमीन है उसे बायोडीजल के लिए यूज करने की बात कर रहा है। इंडिया रेटिफाइड दी पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट ऑन 2 अक्टूबर 2016। तो जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, वहां पर 2016 के अंदर इंडिया ने उसको रिडिफाइन किया, उसके अंदर अपनी बातचीत रखी। एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, के एक तरीके से भारत के अंदर ज्यादातर जो एनर्जी पैदा होती है वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, उनको हम लोग कहीं ना कहीं एक एक कर यहां पर पेश करने की बात देखते हैं। उसी के साथ साथ अ व्यू ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ अग्रीमेंट्स एट द अर्थ समिट इन रियो। इंडिया क्या करता है दोस्तों कि जो हमारा रियो समिट था या फिर जो एजेंडा 21 था उसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करता है और उसको सही तरीके से अपनी कंट्री के अंदर और ग्लोबली जो अलग अलग कंट्रीज है ना उनके साथ बोलता है कि इंडिया इन सभी को कंट्रीज को इसको मानना चाहिए। By in India 1997, one of the key conclusion was that there had been no meaningful progress with respect of transfer of new and additional financial resources and environmental sound technology on consciousness terms to developing nations. India finds it necessary that developing countries like immediate measure of provide। तो एक तरीके से इंडिया में क्या किया गया दोस्तों कि 1997 से हमने एक तरीके से स्टेप्स तो उठाने शुरू किए, लेकिन अभी भी जो हमारा बजट एलोकेशन होता है उसके अंदर हमें और बड़े लेवल पर क्या है दोस्तों कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे जो ये अलग अलग इनिशिएटिव्स और जो प्रोग्राम्स हैं ना उसमें पैसा देने की जरूरत है ताकि हम लोग अपने देश के एनवायरमेंट को अच्छे से अच्छा कर सकें और उसे बेहतर से बेहतर बना सकें। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिला दोस्तों कि भारत का ये बोलना है क्या, हमें देखने को मिला दोस्तों कि इंडिया फाइंड्स इट नेसेसरी दैट डेवलपिंग कंट्रीज टेक इमीडिएट मेजर, कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तेजी से डिसीजंस लेने की जरूरत है और उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं या फिर जो पैसा अमेरिका के पास, चाइना के पास है और जो अमेरिका के पास या फिर यूरोपियन कंट्रीज के पास है ना, वो क्या कर सकते हैं दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के जरिए कहीं ना कहीं जो यूएनएफसीसी की जो रिकमेंडेशंस थी ना उसे कहीं ना कहीं लागू कर सकती हैं। इसी के साथ साथ इंडिया का यह भी बोलना है कि जो हमारे सार्क कंट्रीज हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जिसका इंडिया भी मेंबर है, उन सारी कंट्रीज को क्या करना चाहिए दोस्तों कि एनवायरमेंट के इश्यूज पर इकट्ठा होना चाहिए और अगर हम लोग इकट्ठे होकर एक तरीके से एनवायरमेंट की जो रिकमेंडेशंस हैं जो अर्थ समिट के जरिए आई थी उसको अगर हम अपने देश के अंदर सही तरीके से लागू करें, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सही तरीके से लागू हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग दुनिया के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और हमारी बात की फिर हमें वैल्यू होती हुई देखने को मिलेगी या फिर जो हमारी आवाज है उसका वजन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। इंडिया इस बात पर कंप्लीटली अग्री कर रहा है। अच्छा, अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हुए हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने लग जाएगा जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स वन और मैनी। तो हम लोग यहां पर अलग अलग जो हमारी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हो रही हैं वन और मैनी, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, कहां कहां पर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है और क्या उनकी कहानी है, वो हम देख लेते हैं। We have so far looked at the ways governments have reacted, कि अब तक हमने देखा दोस्तों कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे एनवायरमेंट के जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो एनवायरमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है उस पर फोकस करती है। बट सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज टू क्लाइमेट चेंज कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ गवर्नमेंट ही एक तरीके से एनवायरमेंट को लेकर कंसर्न है, लोग जो हैं, जो सिटीजंस हैं, जो अलग अलग देशों के अंदर रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं दोस्तों कि उनकी जो अप्रोच है या फिर जो वॉलंटियरली खुद लोग ही, सिटीजंस ही किसी कंट्री के क्या करते हैं दोस्तों कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ देम वर्क एट इंटरनेशनल लेवल, ये बड़े लेवल पर इंटरनेशनली भी काम करते हैं और बहुत सारे लोग हमें कहां देखते हैं दोस्तों कि ये लोग लोकल लेवल पर या फिर अपनी कंट्री के लेवल पर ही काम करते हैं। These environmental movement amongst the most viable, कि एक तरीके से ये सबसे ज्यादा हमारे वाइब्रेंट यानी कि विजिबल होते हैं, बड़े लेवल पर लोगों को अट्रैक्शन इसके अंदर, ये डाइवर्स होते हैं, इसमें अलग अलग चीजों पर फोकस किया जाता है और ये बहुत बड़ा सोशल इंपैक्ट हमें दिखाते हुए दिखते हैं। टुडे दिस इज विद इन सोशल मूवमेंट्स दैट न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, कि अब एक तरीके से जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो इसके जरिए जो हमारी पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं ना वो लिए जाते हैं और बड़े लेवल पर हमें इसके अंदर चेंज आता हुआ देखने को मिलता है। तो वो कौन कौन से हमारे ये अप्रोच रहती है उनको हम लोग समझना शुरू कर लेते हैं। मूवमेंट्स rise new ideas, long term visions of what we should do and what we should not do in our individual and collective lives. Here are just a few examples to show that diversity is an important trait of contemporary environmental movements. तो एक तरीके से ये जो हमारे जितने भी अलग अलग आंदोलन या फिर जो प्रोटेस्ट हमें होते हुए देखने को मिलते हैं दुनिया भर के हर एक रीजन के अंदर, चाहे ग्लोबल साउथ में हो जो हमारी गरीब कंट्रीज हैं या फिर ग्लोबल नॉर्थ में हो, यहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि यहां पर एक तरीके से सीधे सीधे तौर पर यह बात की जाती है कि दुनिया भर की जो सारी कंट्रीज है ना वो मिलकर क्या करेंगी, है ना, जो एनवायरमेंट है ना उस पर काम करती है और लोग अलग अलग कंट्रीज के काम करते हैं कि इसके अंदर
हमारे जो ये आंदोलन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें ये बात फोकस की जाती है कि हमें क्या काम करने हैं और उसी के साथ साथ क्या काम नहीं करने हैं, वो बातें हमें आती हुई दिखती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा एनवायरनमेंट पर जो हमारे प्रोटेस्ट होते हैं उसमें से एक कहलाता है दी फॉरेस्ट मूवमेंट, यानी कि जंगल को बचाने के लिए जो हमारा फॉरेस्ट है ऑफ द साउथ, के एक तरीके से हमें ये आप देखते हो कि जो हमारा साउथ वाला ग्लोबल साउथ का हिस्सा है वहां पर होते हुए दिख जाता है। उसी के साथ साथ मैक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना, इन रीजन के अंदर और उसके साथ साथ अफ्रीका और इंडिया के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि हम लोग एक तरीके से जो हमारे जंगल है ना उनको बचाने की बात आते हुए देखते हैं। फॉरेस्ट क्लीनिंग इन दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब क्या, जो हमारी ग्लोबल जो हमारी साउथ वाली कंट्रीज हैं, एट एन अलार्मिंग रेट, कि यहां पर क्या है दोस्तों कि जो जंगलों को काटा जा रहा है ये बहुत ही अलार्मिंग रेट है। डिस्पाइट 3 डेकेड्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटी, पिछले 30 सालों से एनवायरमेंट पर डिस्कशन हो रहा है, एक्टिविज्म है, बट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लास्ट रिमेनिंग ग्रैंड, कि एक तरीके से जो हमारे जंगल हैं वो बहुत बड़े लेवल पर गरीब कंट्रीज के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि पिछले, है ना, 10 सालों में बहुत बड़े लेवल पर खराब हुए हैं। The minerals industry is one of the most powerful form of industry of the world planet, तो दुनिया में सबसे बड़ी जो कोई इंडस्ट्री है वो है मिनरल्स, यानी कि जो हमारे अलग अलग मिनरल्स होते हैं, है ना, आयरन हुआ, आपको दिखता है दोस्तों कि हमारे मैग्नीशियम हुआ, स्टील हुआ, है ना, इसको जो निकालने की जो हमारी इंडस्ट्रीज है दुनिया में सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है। अ लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, के जो हमारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है ना, उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं आर नाउ बीइंग रीओपन टू एमएनसीज थ्रू द लिबरलाइजेशन, के बहुत सारी जो गरीब कंट्रीज हैं वहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं और इन मल्टीनेशनल कंपनीज के आ जाने से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो हमें थ्राइव होती हुई दिखी। द मिनरल इंडस्ट्री एक्सट्रैक्शन, की जो बाहर की कंट्रीज की कंपनी होती हैं ये आपके यहां पर आती हैं और आपके देश से क्या करती हैं, एक्सट्रैक्ट करती हैं, मिनरल्स को निकालना शुरू करती हैं। इट यूज द केमिकल्स, है ना, वो वहां पर जब मिनरल्स को निकालती हैं तो वहां पर केमिकल्स यूज करती हैं और उससे पॉल्यूशन होता है, वहां का जो पानी है वो पोल्यूटेड हो जाता है, वहां का लैंड पोल्यूटेड हो जाता है और इससे एक तरीके से जो वहां का पूरा वेजिटेशन है ना वो भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और जब माइनिंग की जाती है या फिर जब रिसोर्सेज को निकाला जाता है तो लोगों को डिस्प्लेस भी किया जाता है और इसके कुछ और रीजंस भी हमें देखने को मिले दोस्तों कि जिसकी वजह से जो लोग हैं ना वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। वन गुड एग्जांपल इज दैट द फिलीपींस, के एक तरीके से सबसे बड़ा हमने माइनिंग को लेकर के जो माइनिंग हो रही है, जो रिसोर्सेज को निकाला जा रहा है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा और जो एक बहुत ही वाइडली एग्जांपल हमें देखने को मिलता है वो फिलीपींस से आता है, जो एशिया की एक कंट्री है। Where a vast network of groups and organization campaigned against the Western Mining Corporation, तो एक कंपनी है जिसका नाम है WMC, जिसे बोला जाता है वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, जो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है। ये फिलीपींस के अंदर कुछ इस तरीके से काम करती है जिससे वहां का जो इकोसिस्टम था वो खराब होता है, तो फिलीपींस के लोग इस ऑस्ट्रेलियन कंपनी को हटाने की बात करते हैं। खुद ये जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है WMC वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, है ना, वहां पर भी जब रिसोर्सेज को निकालती है तो जो ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोग थे ना उनको क्या करती है दोस्तों के डिस्प्लेस करती है। खुद ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी WMC जो एक कंपनी थी उसको लोग अपोज करते हैं, उसको हटाने की बात करते हैं और उसी के साथ साथ फिलीपींस के अंदर भी इसके खिलाफ बात होती है। अदर ग्रुप ऑफ मूवमेंट्स के एक तो हमने माइनिंग यहां पर देखा दोस्तों कि जो माइनिंग को लेकर जो हमारा प्रोटेस्ट है वो हमें होता हुआ दिखता है। इसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि जो एक प्रोटेस्ट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है ये होता हुआ हमें दिखता है बांग्लादेश के अंदर, जिसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि जो बाहर से आने वाली एक कंपनी है उसने क्या किया दोस्तों कि यहां पर कोल माइन कर रखा है और उसके खिलाफ बांग्लादेश के जो वुमेन है अपने हाथ में बच्चे को लिए हुए सड़कों पर आ चुकी है। अच्छा, एक और तरीके का जो हमारा एनवायरनमेंट को लेकर हमें प्रोटेस्ट होता हुआ देखते हैं, तो माइनिंग का हो गया, एक तो जंगलों को बचाने का हुआ, एक और जो बड़ा हमारा है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं मेगा डैम प्रोजेक्ट, के जो बड़े बड़े हमारे डैम्स बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर, है ना। इन एवरी कंट्री वेयर अ डैम इज बीइंग बिल्ट, के जब भी किसी देश के अंदर एक बड़ा डैम बनता है वन इज लाइकली टू फाइंड द एनवायरमेंटल, कि उसी के साथ साथ एनवायरमेंट भी खराब होता है। और मेगा डैम जो हमारे क्या होते हैं दोस्तों कि एक तरीके से जो हमारे है ना जो डैम्स को बनाया जाता है उसको लोग अपोज ही करते हैं। जितने भी हमारे मेगा डैम मूवमेंट्स होते हैं ये प्रो रिवर मूवमेंट्स भी माने जाते हैं। इसके जरिए मतलब हम लोग नदियों को बचाने की कोशिश करते हैं फॉर मोर सस्टेनेबल एंड इक्वल मैनेजमेंट, के इसके जरिए हम लोग नदियों का इक्वल मैनेजमेंट कर सकें, इसकी बात की जाती है। इन अर्ली 1980s द सबसे बड़ा जो हमारा क्या है दोस्तों कि जो हमारा ये मेगा डैम प्रोटेस्ट हमें आता हुआ देखने को मिला, ये ग्लोबल नॉर्थ यानी कि रिच कंट्री से आता हुआ देखने को मिला। जो हमें आता हुआ देखने को मिलता है फ्रैंकलिन रिवर, और ये फ्रैंकलिन रिवर कहां पर है बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। और फ्रैंकलिन रिवर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि डैम बनाया जा रहा था, जिससे लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जिसको लोग पसंद नहीं करते और इसके खिलाफ खड़े होते हैं और उसको रोकने की बात करते हैं। इसी के साथ साथ प्रेजेंट देयर हैज बीन अ स्प्राउट मेगा डैम बिल्डिंग इन साउथ, और उसी के साथ साथ जो हमारा ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वहां पर भी क्या किया जा रहा है दोस्तों की कोशिश की जा रही है कि डैम्स को ना बने और रिवर्स को बचाने की कोशिश की जाए।
टर्की टू थाईलैंड टू साउथ अफ्रीका और उसी के साथ साथ इंडोनेशिया टू चाइना, इंडिया हैज हैड सम ऑफ द लीडिंग एंटी डैम एंड प्रो रिवर मूवमेंट्स। भारत के अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, नर्मदा हमारी एक रिवर है जिसके ऊपर सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था जो 1980s के आसपास बनता है, इसको आप देखते हैं दोस्तों कि रोकने की कोशिश भारत के अंदर की गई है। इट इज सिग्निफिकेंट नोट दैट एंटी डैम आर अदर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर द आइडिया कि भारत के अंदर जितने भी हमने प्रोटेस्ट होते हुए देखे हैं जो एनवायरमेंट को लेकर हुए, एंटी डैम हुए या फिर हमारे चिपको प्रोटेस्ट हमें होता हुआ देखने को मिलता है। लार्जली इन सारी की सारी एक्टिविटीज के अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर हमने नॉन वायलेंस यानी कि हमने हिंसा नहीं की है, हम बहुत ही है ना गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ बढ़ते हुए अपने इस प्रोटेस्ट को करते हैं और चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हमारे सामने आता है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। अब ये रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स की क्या अंडरस्टैंडिंग है और ये रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या होता है, इसकी बात को हम लोग यहां पर एक एक कर समझना शुरू करते हैं। देखिए रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या है, और दुनिया के अंदर अगर हम देखें दोस्तों कि रिसोर्स को हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं संसाधन। आज के टाइम पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशंस बनाती है वो उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए ही करती है। आज से हजारों साल पहले भी, आज से सैकड़ों साल पहले भी, आज से 200 300 400 साल पहले भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशंस को बिल्ड करती थी वो वहां से रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए हुआ करती थी। और आज के टाइम पर पूरी की पूरी दुनिया का जो इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है वो रिसोर्सेज के अराउंड ही हमें बिल्डअप देखने को मिल रहा है। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, कि एक तरीके से किसको क्या मिलेगा, व्हेन एंड वेयर, और कहां से और कब मिलेगा। रिसोर्स हैव प्रोवाइडेड सम ऑफ द की मींस ऑफ मोटिव्स ऑफ ग्लोबल यूरोपियन पावर एक्सपेंशन, कि दुनिया के अंदर जो ये यूरोपियन कंट्रीज थी, आपको देखने को मिलता है कि ब्रिटेन हुआ है ना, आपको दिखता है फ्रांस हुआ, इटली हुआ, पोर्चुगल हुआ, हमें देखने को मिलता है दोस्तों जर्मनी हुआ। ये दुनिया भर के अलग अलग देशों को इन्होंने कॉलोनी बनाया था। क्यों? क्योंकि इनको रिसोर्सेज की डिमांड थी, है ना। मिडिल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, दे हैव आल्सो बीन द फोर्स ऑफ इंटर स्टेट राइवलरी, और उसी की वजह से बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे जो देश हैं ना, उनके बीच में लड़ाई भी होती है रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए। अभी आपने देखा होगा लगभग 2022 के अंदर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि रशिया को बोल रहे हैं कि भैया यूक्रेन के अंदर जो क्रीमिया एरिया है और जो वहां के है ना साउथ यूक्रेन का जो एरिया है, वहां के गैस के जो जितने भी रिसोर्सेस हैं, रिजर्व्स हैं, वो रशिया के हैं। और सारी की सारी लड़ाई ये सिर्फ एक तरीके से है ना यूक्रेन के जो गैस रिसोर्सेस है उनको हासिल करने के लिए। तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर लड़ाइयां भी रिसोर्सेस को लेकर ही हमें चलती हुई देखने को मिलती हैं, है ना। वेस्टर्न जियोपॉलिटिक्स थिंकिंग अबाउट रिसोर्सेज हैज बीन डोमिनेटेड द रिलेशंस इन द वॉर, के रिसोर्सेज की वजह से ही अलग अलग कंट्रीज ट्रेड करती हैं, यानी कि बिजनेस करती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं और वो अपनी पावर को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं, है ना। और उसी के साथ साथ उसी के हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाती हैं। सिंस सी पावर इटसेल्फ रिजल्टेड द एक्सेस ऑफ टिम्बर, के एक तरीके से जब हमारे पास क्या हुआ दोस्तों कि जब हमारे पास बड़े बड़े जो हमारे शिप्स थे वो हमने बना लिए, और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि हमें टिम्बर की जरूरत है। यानी कि टिम्बर क्या है कि वुड, जो एक लकड़ी होती है ना, जो पानी के जो हमारे जहाज बनते थे पहले के टाइम पर, आप देखते हैं दोस्तों कि वो किस पर बनाए जाते थे, वो एक तरीके से आपको बताया कि जो नेवल टिम्बर था, जो हमारे लकड़ी के पानी के जहाज थे वो टिम्बर से ही बन रहे थे। और इसीलिए हमें देखने को मिला दोस्तों जो 17वीं सेंचुरी के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी ये उन एरियाज के अंदर जाती हैं, जैसे कि इंडिया आई, अफ्रीका गई। क्यों गई? क्योंकि उनको वहां से क्या था दोस्तों कि टिम्बर की जरूरत थी, उस लकड़ी की जरूरत थी जिससे वो पानी के जहाज बना सके। इसी के साथ साथ आप देख दोस्तों कि ये जो रिसोर्सेज को लेकर ही ना हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो झगड़ा है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर तक भी हमें आता हुआ देखने को मिलता है। थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, जो हमारा कोल्ड वॉर का जो पूरा टाइम रहा 1945 से लेकर 1991 तक की जो हमारी दुनिया रही, उस टाइम पर अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो हमारी बड़ी डेवलप कंट्रीज थी, नॉर्थ अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ मेथड्स टू इंश्योर अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिसोर्स, के कोल्ड वॉर के दौरान 1945 से 1991 के बीच में कंट्रीज रिसोर्सेज को शेयर कर रही थी ताकि डेवलपमेंट दुनिया की चलती रहे। दीज इंक्लूड्स, के उस टाइम पर कोल्ड वॉर के दौरान अगर हम बात देखें बेटा, हमें देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस नियर एक्सप्लॉयटेशन साइट्स एंड अलोंग सी लैंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टॉपिंग द स्ट्रेटजीज एफर्ट्स टू प्रोप अप फ्रेंडली गवर्नमेंट्स इन द प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो एक तरीके से उस टाइम ड्यूरेशन में 1945 से लेकर 1991 के बीच में जो हमारा ये कोल्ड वॉर का जो टेन्योर हमें देखने को मिलता है, इसमें क्या था दोस्तों कि दुनिया के अंदर दो बड़ी सुपर पावरफुल कंट्रीज हमें आती हुई देखने को मिलती हैं। एक है अमेरिका और दूसरा हमें देखने को मिलता है क्या बेटा, दूसरा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दूसरा हमें देखने को मिलता है सोवियत यूनियन। और हम सभी देखते हैं क्या हमें यहां पर देखने को मिलता है दोस्तों कि जो अमेरिका था उसकी हमेशा से यही स्ट्रेटजी थी कि भैया जहां पर भी कोई भी रिसोर्स चल रहा है या फिर रिसोर्स निकल रहा है वहां पर हमें अपने फेवर के हिसाब से गवर्नमेंट को सेट करना है ना। और अमेरिका ने क्या किया दोस्तों कि बहुत बड़े लेवल पर क्या किया कि एक तरीके से अपनी फ्रेंडली गवर्नमेंट को, जहां से जिस कंट्री के अंदर जो रिसोर्स निकलता है अपने हिसाब से जो फेवर करने वाली गवर्नमेंट होगी ना, उसे सेटअप करने की बात की है।
एज वेल एज सपोर्ट टू मल्टीनेशनल कंपनीज, और उसी के साथ साथ इन्होंने मल्टीनेशनल जो कंपनीज है ना उनको भी सेटअप करने की बात की है। ट्रेडिशनल वेस्टर्न स्ट्रेटजीज थिंकिंग रिमाइंडेड कंसर्न विद द एक्सेस ऑफ सप्लाईज विच माइट बी दी थ्रेटेंड दी सोवियत यूनियन। एक तरीके से वो ये नहीं चाहते थे कि जो अमेरिका हुआ, उनका ये मानना था कि भैया जहां पर रिसोर्स निकल रहे हैं, जैसे उस टाइम पर जो क्रूड ऑयल होता है, जो तेल होता है, वो निकला करता था, तो ये क्रूड ऑयल जहां से निकल रहा है, जिन कंट्रीज में निकल रहा है, वहां पर ये अपने फेवरेबल गवर्नमेंट को बिठाएंगे और चाहेंगे कि वो क्रूड ऑयल सिर्फ अमेरिका को मिले, सोवियत यूनियन को ना मिले, और जो सोवियत यूनियन है ना वो तेल से है ना एक तरीके से क्या रह जाए दोस्तों, वंचित रह जाए, उनको ना मिले। अब पर्टिकुलर कंसर्न वाज वेस्टर्न कंट्रोल ऑफ ऑयल। तो एक तरीके से दोस्तों सारा का सारा जो खेल था वो ऑयल यानी कि पेट्रोल को हासिल करने के लिए था, जो हमें गल्फ रीजन के अंदर देखने को मिलता है। अब ये गल्फ रीजन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखते हैं। Southern and Central Africa, after the end of Cold War and the disintegration of Soviet Union, the security of supply continues to worry government and business discussion and regarded the several minerals, in particular to radioactive minerals. However, the oil continues to be the most important. तो एक तरीके से अगर देखा जाए कि अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारी लास्ट सेंचुरी रही है 20th सेंचुरी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमारा कोई भी रिसोर्सेस रहा था वो तो ऑयल, या फिर जिसे हम लोग पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल कह रहे हैं। इसी पेट्रोलियम की वजह से अलग अलग कंट्रीज के बीच में हमें लड़ाइयां होती हुई दिखी हैं। कोल्ड वॉर का जो पूरा टाइम था उसमें अमेरिका ने बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर जो अटैक किया है, या फिर आफ्टर कोल्ड वॉर यानी कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन हो जाने के बाद इराक हुआ, अफगानिस्तान हुआ, वहां की जो गवर्नमेंट्स को टॉपल किया है अमेरिका ने, सिर्फ रीजन यही था कि या तो आप अपने जितने भी रिसोर्सेस हैं, अमेरिका का ये बोलना है कि वो अमेरिका को दे दो, अमेरिका के फ्रेंडली गवर्नमेंट वहां पर स्टैब्लिश कर दी जाए। अगर वहां पर स्टैब्लिश नहीं होती थी तो वहां की जो गवर्नमेंट्स हैं और जो वहां के है ना स्ट्रक्चर हैं वो अमेरिका ने कहीं ना कहीं बड़े बड़े लेवल पर गिराए हैं। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि द ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन ऑयल, कि दुनिया की जो पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी वो ऑयल पर चल रही है। अगर ऑयल आज खत्म हो जाए तो बड़े लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन हमारा हिल जाएगा, हर एक चीज कहीं ना कहीं हमारी टॉपल हो जाएगी। तो ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेस सिनेरियो। और पिछले 100 सालों में यानी कि 20th सेंचुरी की अगर आप बात देखें दोस्तों कि ये सबसे पोर्टेबल, और उसी के साथ साथ आप देखें दोस्तों कि ऐसा एक चीज था जिसको हम फ्यूल के तौर पर यूज कर रहे थे, द इमेंस वेल्थ एसोसिएटेड, कि जहां से तेल निकलता है ना, उसको बेचकर आप बहुत सारी जो अपनी वेल्थ है यानी कि जो पैसा है वो जनरेट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो बहुत सारी कंट्रीज थी जो हमारी गल्फ की कंट्रीज कहलाती हैं, जैसे अगर आप देखें दोस्तों कि सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, है ना, यहां पर अगर आप पिछले 100 साल से पहले की बात देख लें या फिर 1920 से पहले के टाइम को देखें, कुछ नहीं था। ये लोग गरड़िए थे। गरड़िए का मतलब क्या है दोस्तों कि इनके पास बकरियां हुआ करती थी, बकरियां चराया करते थे ये लोग। लेकिन जब ऑयल की एक तरीके से हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि खोज हो गई और उसके बाद पता चल गया दोस्तों कि इसको हम लोग व्हीकल्स के अंदर यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद से यहाँ पर इनके पास इमेंस वेल्थ हमें आती हुई देखने को मिली। और फिर जिन्होंने जिन्होंने क्या किया दोस्तों कि जहां से ऑयल निकल रहा है, जिन्होंने अपने पास कंट्रोल रखा ना, वही दुनिया को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से डोमिनेट करेंगे। एंड द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज आल्सो द हिस्ट्री ऑफ वॉर, के पेट्रोलियम की वजह से ही बहुत सारी वॉर्स हमें होती हुई देखने को मिलती है और स्ट्रगल होते हुए देखने को मिला। Now here is this more obvious that the case in the West and Asia and Central Asia, West Asia especially the Gulf region accounts the about 30%, कि दुनिया में अगर हम लोग देखें दोस्तों कि अभी जो 30% के करीब जो हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं वो हमें कहां पर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, एक तरीके से हमें गल्फ रीजन जो है ना वहां पर देखने को। गल्फ रीजन का मतलब क्या है कि जो हमारा मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया हुआ, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, यहां पर दुनिया के 30% के करीब जो हमारा आपको देखने को मिलता है ना। यहां पर आप देख पाते हैं दोस्तों सॉरी, यहां पर 30% के करीब क्या है, अगर हम ध्यान से देखें कि दुनिया में जो 30% के करीब जो ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है वो कहां से होता है, वो हमारे गल्फ रीजन से हमें होता हुआ दिखता है। और दुनिया में 64% के करीब जो हमारा रिजर्व है ना वो कहां पर है बेटा, वो इसी रीजन के अंदर है। तो 64% के करीब यहां पर प्रोडक्शन अभी है। एक तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर ये पॉइंट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे तरीके से हमें अपने इस पॉइंट को जानना है क्या, कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा हमारा क्रूड ऑयल है या फिर जो हमारा ऑयल हमें देखने को मिल रहा है वो कहां पर हमें देखने को मिलता है, वो हमारे गल्फ रीजन के अंदर देखने को मिलता है। 64% के करीब आप देखते हैं दोस्तों कि जो प्लेनेट का हमारा ये क्रूड ऑयल है ना, ये गल्फ रीजन के अंदर मौजूद है। और इसका 30% के करीब जो प्रोडक्शन होता है वो अकेला सिर्फ इसी रीजन से, ये जो इलाका है ना गल्फ रीजन, वो हमें कंट्री हुई देखने को मिलती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर ऑयल निकलता है तो वो सऊदी अरेबिया में निकलता है, और उसके बाद फिर आपको इराक से आता हुआ देखने को मिलता है ना। और सऊदी अरेबिया और इराक ने क्या किया बेटा कि एक तरीके से इन चीजों को बेच बाच कर अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर एक्सटेंड किया है और वो दुनिया की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर अपने चीजों को बना रहे हैं।
The United States, Europe, Japan, and increasingly India and China, which consume their petroleum, are located at the considerable distance from the region. तो एक तरीके से ये जो इलाका है ना बिल्कुल मिडिल में, अगर आप ध्यान से देखेंगे है ना, तो ये जो पूरा का पूरा हमारा मिडिल ईस्ट हमें देखने को मिलता है, या फिर ये जो हमारा गल्फ रीजन अपन को देखने को मिलता है, दुनिया के एकदम बीचों बीच में है। यहां से यूएसए भी है, यहां से हमें चाइना भी देखने को मिल रहा है, इंडिया भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यूरोप भी मौजूद है। तो सारी कंट्रीज का डिस्टेंस यहाँ पर आप देखते हो उसके बीच है ना मौजूद है, और सारी कंट्रीज यहाँ पर इस रीजन के साथ है ना क्रूड ऑयल जो है उसको कहीं ना कहीं बना रही हैं और उसको कहीं ना कहीं हासिल करते हुए जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वाटर इज अनदर क्रूशियल रिसोर्स दैट इज रिवर्टेड। तो वाटर जो है हमारा, जो ये पानी है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रिसोर्स बन चुका है। तो जो ऑयल था उसकी हमने डेवलपमेंट देख ली, और उसी के साथ साथ जो हमारा ये वाटर है ना, इसको भी हम लोग यहां पर देखते हैं ऑफ पॉलिटिक्स के वाटर भी बहुत बड़ा जरूरी है। रीजनल वेराइटीज एंड इंक्रीजिंगली स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर, की दुनिया में ना जो फ्रेश वाटर है, जो पीने का पानी है, वो बहुत ज्यादा उसकी डिमांड उठ रही है और उसकी कमी हमें आती हुई देखने को मिलती है। और दुनिया के जो हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, वहां पर आप देखते हो दोस्तों कि दुनिया के अंदर जो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनका मानना है कि 21st सेंचुरी, यानी कि जो हमारा ये अभी जो सेंचुरी चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ना, वो पानी को लेकर ही अलग अलग कंट्रीज के बीच में होंगे। सम कमिटमेंट्स ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैव रेफर्ड टू द वर्ल्ड वॉर, कि वाटर वॉर्स होंगी दुनिया में, और वो बेसिकली होंगी दोस्तों के पानी को लेकर ही। और उसके लेकर ना हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि हम लोग अभी भी बहुत सारे झगड़े होते हुए देखने को मिलते हैं। कंट्रीज दैट शेयर रिवर्स, के एक तरीके से जो कंट्री एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रिवर जा रही होती है, उनके बीच में पानी को लेकर झगड़ा होते हुए देखने को मिल जाता है। और ये बहुत ही कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें है ना, हमें यहां पर देखने को मिलता है क्या दोस्तों, हमें यहां पर देखने को मिलता है दोस्तों कि जो फ्रेश वाटर है, या फिर जो नदी के ऊपर कंट्रोल होगा, किसका होगा, कौन कितना पानी अपने पास रख सकता है, इसको लेकर कंट्रीज में बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं। जैसे इजराइल, सीरिया और जॉर्डन, ये जो 3 कंट्रीज हैं, ये 1950 से 1960 के बीच में लड़ रही थी। और क्यों लड़ रही थी भैया, इनका मानना है कि एक तरीके से जो यारमुक रिवर है ना, उस पर किसका कंट्रोल होगा। इसी के साथ साथ टर्की, सीरिया और इराक, इनकी भी लड़ाई चलती हुई दिखती है। और आप देखते दोस्तों कि ये उर्फुक्स रिवर करके एक रिवर है, इसके ऊपर आप देखते दोस्तों कि किसका कंट्रोल होगा, इसके ऊपर भी ये सारी कंट्रीज लड़ती रही हैं। तो दुनिया में पिछले 100 सालों के अंदर ऑयल हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट है ना रिसोर्स, जिसको लेकर अमेरिका अपने हिसाब से चीजें करता रहा है, और अलग अलग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उसको टॉपल करता रहा है, गिराता रहा है, अपने फेवरेबल लोगों को वहां पर बिठाता रहा है। और अगर आप उनके फेवर के हिसाब से नहीं चलते तो उन पर एलिगेशंस कर आपकी कंट्री को डिस्ट्रक्ट कर देता है अमेरिका। और दुनिया में इस सेंचुरी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा वाटर, और वाटर को लेकर जो अलग अलग कंट्रीज में लड़ाइयां हुई हैं उनको हमने यहां पर आपके सामने रखा है। अच्छा, अब यहां पर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर देखने को मिलती है। आप क्या देखते हैं इस पिक्चर को, अगर हम देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि यहां पर बताया जा रहा है कि एक तरीके से जो रिसोर्सेस है ना, इसको लेकर अमेरिका क्या करता है, न्यू कॉलोनिज्म, कि आपकी कंट्री को कॉलोनी बना लिया जाता है, आपकी कंट्री को गुलाम बना लिया जाता है। कैसे कि अमेरिका ने है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि जो अफगानिस्तान था या फिर जो इराक था, उस पर बोला, लार्जली इराक की अगर हम बात करते हैं, हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, ऑयल प्रोडक्शन होता है। तो इराक पर एलिगेशंस लगाए गए कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों के डेंजरस हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स की बात की गई इराक के ऊपर, और इराक के अंदर मौजूद जो वहां का लीडर था सद्दाम हुसैन, उस पर हमला किया गया, उनकी गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, क्योंकि वो जो लीडर था वो अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रहा था। सद्दाम हुसैन को हटाया गया, उसकी गवर्नमेंट को हटाया गया, पूरे आप देखते हैं दोस्तों कि जो इराक था उस पर कंट्रोल किया गया। अब ये जो कार्टून है ये डिपेक्ट कर रहा है क्या, कि एक तरीके से ना जो अमेरिका है रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए नई कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना रहा है। कि यहां पर आप देखते हैं दैट नाउ वी हैव डिस्ट्रॉयड योर कंट्री, कि हमने आपके देश को खराब कर दिया, ये अमेरिकन सोल्जर्स बोल रहे हैं। यू कैन पे अस टू रिबिल्ड, अब तुम हमें पे करो, हम तुम्हारी कंट्री को रिबिल्ड करेंगे, दोबारा से शहर बनाएंगे। वी एक्सेप्ट नेचुरल रिसोर्स, चलो भैया तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं, तुम ऐसा क्या करो कि जो तुम्हारे ऑयल है ना अब वो हमें दे दो, और हम क्या करेंगे, अब हम तुम्हारी कंट्री को बना देंगे। तो इनकी गवर्नमेंट को हटाया, इनके लोगों को मारा, और उसी के साथ साथ अपने फेवर के हिसाब से क्या किया दोस्तों की चीजों को सेटअप किया। ये अमेरिका दुनिया भर के बहुत सारे देशों के अंदर कर चुका है। इराक हुआ है ना, सीरिया हुआ, हमें देखने को मिलता है अफगानिस्तान हुआ, ये कुछ ऐसी ही कंट्रीज हमारे सामने रही हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे इस चैप्टर का फाइनली और आखिरी वाला जो ये टॉपिक आ रहा है इसकी तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं जी इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट्स। अब ये इंडिजीनियस पीपल कौन होते हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं, इसे हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। The question of indigenous people brings the issue of environmental resource। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिसको हम लोग हिंदी के अंदर कहते हैं मूल निवासी, जो किसी एरिया के अंदर हमेशा हमेशा से रहते आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो इंडिजीनियस पीपल हैं ये एनवायरमेंट के साथ जुड़े हुए हैं,
The UN defines indigenous population as the compromising the descendants of people, कि एक तरीके से किसी एरिया के अंदर ऐसे लोग जो वहां पर उस टेरिटरी के अंदर बहुत सेंचुरी यानी कि सैकड़ों सालों से रहते आ रहे हैं और उनका एक अपना कल्चर है, उन्हीं को क्या बोला जाता है दोस्तों कि उन्हीं को हम लोग इंडिजीनियस पीपल या फिर मूल निवासी के नाम से जानते हैं। और दुनिया भर के अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के अंदर इंडिजीनियस लोग देखने को मिलते हैं जिनके अपने अलग कस्टम्स यानी कि रूल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं और वो उन्हीं के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर देखें, देयर आर दैट कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, कि दुनिया में लगभग 30 करोड़ के करीब इंडिजीनियस पीपल हैं जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं। भारत के अंदर भी ये मौजूद हैं। और भारत के अंदर अगर हम बात करें, देयर आर 20 लाख इंडिजीनियस पीपल। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो दुनिया के अंदर लगभग 30 करोड़ के करीब, दुनिया में 30 करोड़ के करीब इंडिजीनियस पीपल हैं जो किसी भी इलाके के वहां के नेटिव लोग हैं और वो वहां पर रहते आ रहे हैं। और ये कौन कौन से रीजन में है और क्या क्या इनकी पॉपुलेशन है उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारा क्रोडेलिया रीजन है फिलीपींस के अंदर हमें आपको देखने को मिलता है दोस्तों, है ना। ये जो क्रोडेलिया रीजन है वहां पर 10 लाख के करीब हमें मपाचू जो पीपल है ना। तो फिलीपींस के अंदर क्रोडेलिया रीजन आता हुआ देखने को मिलता है, वो है मपाचू जो लोग हैं ये चिली के पीपल हैं जो वहां पर रहते हैं। 6 लाख इनकी ट्राइबल है ना आपको देखने को मिलती है। अच्छा, तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने देयर आर 20, एक बार इसको सही करते हैं और इस पॉइंट को अच्छे तरीके से हम लोग समझते चलते हैं। हमें देखने को मिलता है कि देयर आर 20 लाख इंडिजीनियस पीपल ऑफ कोरोडियल रीजन। तो ये जो हमारा कोरोडिलिया रीजन आपको देखने को मिलता है फिलीपींस का, इसके 20 लाख के करीब हमें लोग देखने को मिलते हैं। 10 लाख के करीब आपको मपाचू लोग देखने को मिलते हैं जो चिली से आते हैं। उसी के साथ साथ 6 लाख के करीब हमारे जो ट्राइबल लोग हैं जो बांग्लादेश के चिटगांव हिल्स के आते हैं वो रहते हुए दिखते हैं, जो बांग्लादेश के एक तरीके से नेटिव लोग माने जाते हैं। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिकन नेटिव जो जिन्हें हम लोग रेड इंडियंस भी कहते हैं, इनकी पॉपुलेशन अराउंड 35 लाख के आसपास है। 50,000 के करीब हमें कूना लिविंग देखते हैं दोस्तों जो पनामा सेंट्रल के अंदर दिखते हैं। 10 लाख के करीब हमारे स्मॉल पीपल है। स्मॉल पीपल का मतलब जो यूएसएसआर है, रशिया है, वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां के जो नेटिव लोग हैं उन्हें स्मॉल पीपल कहा जाता है। उनकी हाइट कहीं ना कहीं छोटी होती है। लाइक अदर सोशल मूवमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिजीनियस पीपल स्पीक ऑफ देयर स्ट्रगल। तो जो इंडिजीनियस लोग हैं इनके बेचारों के अपने स्ट्रगल हैं, इनके अपने राइट्स हैं और ये अपनी ही कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं क्योंकि यहाँ के नेटिव लोग थे, बाहर से लोग आए और उन्होंने इनके राइट्स को कहीं ना कहीं हटाया। The indigenous voices in the world politics call for the admission for indigenous people of world community as equal। तो दुनिया भर के जो इंडिजीनियस लोग हैं उनको इक्वली मिलकर चलना चाहिए और उनको एसोसिएट होना चाहिए, इसकी हमने डिमांड होती हुई देखी। इंडिजीनियस पीपल ऑक्यूपाई एरिया इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। दुनिया के हर एक रीजन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं और ज्यादातर ये लोग ट्राइब्स यानी कि जो हमारे आदिवासी लोग होते हैं ना, है ना, उनके साथ जंगलों में रहते हैं। मैनी ऑफ द प्रेजेंट डे आइलैंड स्टेट इन ओशनिया। तो हमारे जो आइलैंड स्टेट्स हैं, है ना, जो हमारे ओशनिया रीजन कहलाते हैं, न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, जो हमारे पोलिनेशियन हुए, है ना, माइक्रोनेशियन हुए, इस तरीके के जो लोग हैं जो यहां पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से रहते आ रहे हैं, है ना, दे अपील टू गवर्नमेंट टू कम टू टर्म्स। के एक तरीके से इनका डिमांड है कि जो इनके अलग अलग रीजन्स के अंदर गवर्नमेंट है वो इनके कस्टम्स को वैल्यू करें, इनके जो इंडिजीनियस रिस्पेक्ट है उसको ध्यान रखा जाए और एक तरीके से जो इनके आइडेंटिटी है, जैसा ये जीना चाहते हैं उनके हिसाब से इनको जीने दिया जाए। सिंस टाइम इमोरल इट इज phrase used by indigenous people all over the world to refer their contribution। एक तरीके से क्या दोस्तों कि एक तरीके से ना इमोरल का मतलब क्या कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी और अपनी एक अलग पहचान की बात करते हैं। जैसे भारत के अंदर रहते हुए भी जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनकी एक अपनी आइडेंटिटी, अपना एक अलग कल्चर है और उसी को वो कंटिन्यू करने की बात करते हैं। और इनका बोलना है कि भैया ये इनका रीजन रहा है, बाहर के लोग आए हैं इनके यहाँ पर, जैसे इंडिया के अंदर आप और हम लोग या फिर जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो आर्यंस रहे हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो बाहर से आए हैं। भारत के अंदर जो हमारे आदिवासी भाई हैं वो यहाँ के नेटिव लोग हैं। तो इस भारत के अंदर यहाँ के जो नेटिव लोग रहे हैं, यहाँ के जो मूल निवासी रहे हैं, जो इंडिजीनियस लोग हैं, उनकी डिमांड्स को सुनना चाहिए। The worldview of indigenous societies, irrespective of their geographical locations, are strikingly smaller with respect to the land and the variety of systems supported by it. The loss of the land, which also means the loss of the economic resource। कि इन लोगों की जो जमीनें थी दुनिया भर के अलग अलग गवर्नमेंट्स ने कहीं ना कहीं एक्वायर कर ली हैं, इनके पास उतना ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है और एक तरीके से इनको इन्हीं की कंट्रीज के अंदर क्या किया है दोस्तों कि मार्जिनलाइज किया गया है या फिर बहुत ज्यादा पीछे रखा गया है। दुनिया भर की हर इंडिजीनियस ग्रुप के साथ यही होता हुआ दिख रहा है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिजीनियस पीपल कैन पॉलिटिकल अथॉरिटी बी इंजॉयड। कि एक तरीके से जो इंडिजीनियस लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और उनको कलेक्टिवली हम लोग आगे बढ़ा सके, उनका सर्वाइवल हो सके, इस पर हम लोग बात देखते हैं। इन इंडिया, भारत की अगर हम बात करें, द डिस्क्रिप्शन कि भारत के अंदर जो हमारे इंडिजीनियस पीपल हैं वो हमारे शेड्यूल ट्राइब, जो हमारे आदिवासी लोग हैं,
जिनकी पॉपुलेशन अराउंड हमें भारत के अंदर 8% के आसपास देखने को मिलती है ना, ये हमने देखा। वाइल द एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गैदर्स मोर, जितने भी हमारे इंडिजीनियस पीपल आपको देखने को मिलते हैं भारत के अंदर, इनका एक अपनी जमीनें होती हैं जिस पर ये कल्टीवेशन करते हैं, और ये सेंचुरीज से यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी, ओनली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी रूल दैट एरियाज के, ब्रिटिशर्स के टाइम पर इनको परेशान किया गया, इनकी जमीनों को छीना गया, बट आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस भारत की सरकार ने क्या किया कि इनको रिकॉग्निशन दी और इनके रीजन के अंदर इनको अपना कंट्रोल बनाने की बात की गई। और उसी के साथ साथ हमारे यहां पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्या बात करता है दोस्तों कि हम लोग अपने शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं, हमारे जो आदिवासी भाई हैं, इनको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और इनको भारत के डेवलपमेंट में आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इनफैक्ट दे हैव पेड अ ह्यूज कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट, इन बेचारों ने बहुत ज्यादा कॉस्ट पे की है डेवलपमेंट की वजह से। इनके जो घरों को यहां से हटाया गया, इनके लोगों को डिस्प्लेस किया गया, और आजादी के बाद ये लोग बहुत ज्यादा परेशान रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ताकि हम लोग इनको साथ लेके चल सकें। Issues related to the rights of indigenous communities have been neglected in domestic and international, कि दुनिया भर के अंदर चाहे कोई एक देश हो या फिर जो कलेक्टिवली दुनिया भर के बहुत सारे देश हम देखते हैं ना, वहां पर क्या किया जाता है दोस्तों कि जो हमारे ये इंडिजीनियस लोग हैं इनको उतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। ड्यूरिंग द 1970s, साल 1970 के आसपास, जो इंटरनेशनल अलग अलग ये जो इंडिजीनियस लीडर्स थे उनकी आपस में बैठक होनी शुरू हुई और उन्होंने बोला कि भैया हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरनेशनली अपना एक ग्रुप बनाना पड़ेगा ताकि हम वर्ल्ड लेवल पर इंडिजीनियस लोगों की बात रख सकें। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि एक ग्रुप बनता है जिसे हम लोग जानते हैं दी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। ये एक तरीके से 1975 के अंदर बनती है, और ये जो हमारा ये जो काउंसिल बनी है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, इसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर लगभग 11 इंडिजीनियस जो एनजीओज है ना वो भी साथ बनाए जाते हैं, जो एक तरीके से क्या करते हैं दोस्तों कि जो एक तरीके से जो हमारे इंडिजीनियस लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को रखते हैं, और इनको जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है ना उसकी एक सब्सिडरी बना दिया गया है। ये जो हमारा आप देखते हैं कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल है, ये जो ग्रुप है इसे यूनाइटेड नेशंस की एक सब्सिडरी बना दिया गया है जो एक तरीके से इंडिजीनियस लोगों के राइट्स को फोकस करती है। और इंडिजीनियस लोगों के बारे में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 में है ना आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो भैया जो हमारा ये चैप्टर था एनवायरमेंट वाला वो होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको बातचीत समझ में आई होगी। आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये चैप्टर हमारा कैसे लगा, और उसी के साथ साथ आप ये भी जरूर बताएं कि अब अपना अगला चैप्टर आप कौन सा कराना चाहते हैं। जिस भी चैप्टर की होगी सबसे ज्यादा डिमांड उसी चैप्टर को हम लोग रखेंगे आप सभी के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।